एपिसोड 131 टू 140। आर्यन ने तुरंत सप्तर्षि महारहस्य का उपयोग करके क्षेत्र को स्कैन किया। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ी, उसकी खोज का दायरा भी पिछले मानक से कई गुना अधिक हो गया। पलक झपकते ही उसने उसे ढूंढ लिया था। मैंने सच में किसी चीज से टक्कर मारी है। मैं जल्दी से नीचे जाकर ब्रह्मांड पुनर्निर्माण का उपयोग करके उन्हें बचाऊंगा। हालांकि वह नीचे जाने से पहले उसने लड़ाकू जेट पर छपा एक विदेशी सैन्य ध्वज देखा। अरे, यह एक विदेशी जेट है। तो फिर छोड़ो। आर्यन मुड़ा और चला गया। अस्त्र विद्या की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं थी, लेकिन अस्त्र विद्या विशेषज्ञों की राष्ट्रीयता थी। विदेशी लोग हर दिन हर जगह लोगों को धमकाते थे, फिर भी वे उनके साथ परोपकार और धार्मिकता की बात करते थे। आर्यन ने फिलहाल कोशिश नहीं करने का फैसला किया। एक और बड़े संघ में उन्नति और शक्ति में उछाल बहुत बड़ा था। थोड़े समय में इतनी आसानी से पूर्ण नियंत्रण हासिल करना वास्तव में मुश्किल था। अन्यथा एक दिव्य महागुरु और एक महागुरु के बीच का अंतर थोड़ा बहुत कम होगा, है ना? उसे चिंता थी कि अगर वह बहुत देर तक खेती करता रहा तो राक्षस राज घोरक जमीन से बाहर निकल सकता है। उन शहरों में अस्त्र विद्या विशेषज्ञों की ताकत को देखते हुए वे निश्चित रूप से उसे हरा नहीं पाएंगे। उस समय उन शहरों में उसे तबाही मचाने देना अच्छा नहीं होगा जहां वह रहता था। वापस लौटना ही बेहतर था। उसी समय जमीन पर राक्षस राज घोरक के क्लोन मुहर से मुक्त होने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने एक समझौता कर लिया है और जल्दी से जनकपुर शहर की ओर बढ़े। जनकपुर शहर के ऊपर प्रकाश की कई किरणें आपस में टकराईं। एक पल में एक चकाचौंध करने वाली रोशनी सौर चमक की तरह चमकी, शहर के रात के आकाश को रोशन कर दिया और उसे दिन की तरह उज्ज्वल बना दिया। सभी लोग अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वे अभी भी आकाश में प्रकाश की किरण को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे केवल अपनी उंगलियों के बीच के गैप से देख सकते थे। वह क्या है? ये बहुत चकाचौंध कर रहा है। मेरी आंखें, मैं अंधा हो रहा हूँ। कस्बे के लोग अभी भी यह नहीं समझ पाए थे कि उस रोशनी का क्या मतलब था। केवल कुछ लोगों के चेहरे गंभीर थे। उन्होंने मौत के एक दिल दहला देने वाले खतरे को महसूस किया। उनमें से सबसे तीव्र महसूस करने वाले देवेंद्र सिंह और अन्य लोग थे। उस पल देवेंद्र सिंह, अर्जुन राव और जनकपुर शहर के अन्य अस्त्र विद्या विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठा हो गए थे। जब उन्होंने आकाश में जलती हुई सफेद रोशनी को देखा तो वे डर और भ्रम को प्रकट करने पर मजबूर हो गए। ये वास्तव में क्या है? नंदिनी गुप्ता खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। देवेंद्र सिंह दूसरी ओर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बोले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये राक्षस राज घोरक होना चाहिए। आपने क्या कहा? जब दूसरों ने उन शब्दों को सुना तो वे कांपने लगे। उनकी पुतलियां अनैच्छिक रूप से सिकुड़ गईं। हालांकि उन्होंने कभी राक्षस राज घोरक के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन ये नाम उनमें से कई लोगों के भीतर गूंजता था, उनके बचपन का एक दुस्वप्न। ये कैसे संभव है? क्या राक्षस राज घोरक को सील नहीं किया गया था? उसने सील कैसे तोड़ी? देवेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली। वह वास्तव में सील था। हालांकि यह मत भूलो कि राक्षस राज घोरक का नक्शा विनय कुमार ने पुस्तकालय से चुरा लिया था। उसने राक्षस राज घोरक के क्लोन में से एक को भी जारी कर दिया था। हालांकि जनकपुर शहर के उस वरिष्ठ ने उसे पहले ही मार दिया था, राक्षस राज घोरक का नक्शा बरामद नहीं हुआ था। ये सिर्फ ऐसा होता है कि 7 सितारे संरेखित हैं। सभी रक्तपात के साथ उसके लिए मुहर से मुक्त होना समझ में आता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हवा की दिशा से कई आकृतियां उड़कर आईं। प्रत्येक आकृति में अलग अलग स्तरों की साधना थी। सबसे कमजोर एक महागुरु से ऊपर था और सबसे मजबूत तो एक महागुरु भी था। प्रोफेसर देवेंद्र, प्रिंसिपल अर्जुन बहुत समय बाद मिले। सभी ने दूर से उनका अभिवादन किया। देवेंद्र सिंह ने तुरंत कहा, भाई विशाल, भाई करण, आप सभी अपने अपने शहरों से अस्त्र विद्या विशेषज्ञ हैं। आप अपने शहरों की रखवाली क्यों नहीं कर रहे थे? इसके बजाय आप जनकपुर शहर क्यों आए? सभी ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से कहा, हमारे शहर में नक्षत्र राक्षस सभी को एक खड्ग सम्राट ने मार डाला। इस बारे में मंच पर खबर होनी चाहिए। क्या ऐसा है? मैं बहुत लापरवाह था। आज सभी बहुत चिंतित थे और मेरे पास खबर पढ़ने का समय नहीं था। वैसे क्या आप यहाँ आए थे? उसने अपने सिर के ऊपर प्रकाश की गेंद की ओर इशारा किया और सभी ने सिर हिलाया। सभी, क्या वह वास्तव में राक्षस राज घोरक है? नंदिनी गुप्ता खुद को पूछने से नहीं रोक सकी और सभी ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये राक्षस राज घोरक है। उस वरिष्ठ ने नक्षत्र राक्षस को मारने के बाद राक्षस राज घोरक ने अपने खून का उपयोग करके बहुत सारी ताकत हासिल कर ली और मुहर तोड़ने का मौका मिला। हम मूल रूप से राक्षस राज घोरक को अपने क्लोन के साथ फ्यूज होने से पहले रोकना चाहते थे, लेकिन हम एक कदम देर से थे। सभी की पुष्टि सुनकर नंदिनी गुप्ता और अन्य लोग इसे और अधिक रोक नहीं सके और उनके माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। राक्षस राज घोरक, ये वास्तव में वही था। अगर यह वह था तो जनकपुर शहर के 7 से 8 मिलियन नागरिक शायद बिना किसी दफन जमीन के मर जाएंगे।
उन्हें अभी भी याद था कि 56 साल पहले राक्षसराज घोरक ने 1 मिलियन नक्षत्र राक्षस का नेतृत्व किया था और जनकपुर शहर, वरनगर शहर, झंझापुर शहर, लखनपुर शहर, जोधपुर शहर सहित कई मानव शहरों में लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई थी। उस लड़ाई में ही 10 लाख से अधिक मानव योद्धा मारे गए थे। मृत्यु दर इस तथ्य पर आधारित थी कि वहां मानव जाति की अस्त्र विद्या विरासत थी और दिव्य संघ के अस्त्र विद्या विशेषज्ञ लड़ाई में भाग ले रहे थे। अगर लड़ाई में कोई दिव्य महागुरु भाग नहीं ले रहा था तो मृत्यु दर न केवल 10 में से 1 होगी बल्कि पूरी सेना को मिटा देना भी संभव होगा। उस लड़ाई के दौरान कई शहरों से बहने वाली नदी का पानी खून से लाल हो गया था और शव हर जगह थे। अगले 10 वर्षों में नदी में मछलियां मोटी और मोटी हो गईं, फिर भी कई शहरों के आम लोग 10 साल तक मछली खाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिव्य महागुरु की ताकत पहले से ही एक साधारण अस्त्र विद्या विशेषज्ञ या नक्षत्र राक्षस की तुलना में कहीं अधिक थी। यह एक देवता के बराबर अस्तित्व था। उनका अस्तित्व एक दुर्गम पर्वत था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे लोग देख भी नहीं सकते थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पहले आम लोगों को निकालना चाहिए? दिव्यंश सिंह खुद को पूछने से नहीं रोक सका, जबकि देवेंद्र सिंह ने सिर हिलाया। लोगों को निकालना? आप बहुत भोले हैं। भले ही लोग सभी सिद्धि प्रथम श्रेणी महागुरु हों, उनके पास अब भी भागने का मौका नहीं होगा, भले ही वे अब दौड़ना शुरू कर दें। क्या यह इतना डरावना है? देवेंद्र सिंह कड़वा मुस्कुराया। दिव्य संघ पहले से ही एक ऐसा अस्तित्व है जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया से परे है। उनकी शक्ति को साधारण लोग समझ नहीं सकते हैं। इसे सीधे शब्दों में कहें, एक सिद्धि अवस्था अस्त्र विद्या विशेषज्ञ के रूप में आपकी स्थिति के साथ आपको लगता है कि हम महागुरु ऐसे अस्तित्व हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता है। हालांकि दिव्य संघ के सामने हम महागुरु सिर्फ चींटियां हैं। दिव्यंश सिंह का दिल कांप गया और उसके चेहरे पर निराशा का भाव दिखाई दिया। दुनिया में सबसे निराशाजनक बात यह थी कि स्वर्ग ने आपके सभी रास्ते काट दिए थे, यहाँ तक कि आपको आशा का एक निशान भी नहीं छोड़ा। अरे हाँ, वरिष्ठ अस्त्र विद्या विशेषज्ञ कहाँ हैं? जनकपुर शहर के वरिष्ठ कहाँ हैं? उनकी ताकत बेहद रहस्यमय है, जो हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं उससे कहीं दूर है। उन्हें राक्षसराज घोरक से लड़ने के योग्य होना चाहिए, है ना? देवेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली। मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये तथ्य कि वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं, इसका मतलब है कि हमें बहुत आशावादी नहीं होना चाहिए। हम उनकी साधना नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे पास मौजूद जानकारी से उनमें से कुछ को महागुरु होना चाहिए। वर्तमान में सबसे मजबूत साधना वाला व्यक्ति खड्ग सम्राट होना चाहिए। उसके लिए दिव्य संघ तक पहुंचना शायद संभव है। चाहे वह एक दिव्य संघ है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। हालांकि खड्ग सम्राट पहली बार बाहर आने के बाद से दिखाई नहीं दिया है। इसके अलावा उसने कई अन्य शहरों के नक्षत्र राक्षस को नष्ट कर दिया। इस समय यह अभी भी अनिश्चित है कि वह यहाँ है या नहीं, इसलिए हम केवल सबसे खराब के लिए तैयार कर सकते हैं। दिव्यंश सिंह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें सुस्त थीं और वह एक शब्द भी नहीं कह सका। अन्य महागुरु ने कहा, हमने पहले ही उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। जल्द ही दिव्य संघ के अस्त्र विद्या विशेषज्ञ आने चाहिए। हालांकि 7 सितारे संरेखित हैं। अन्य शहरों में नक्षत्र राक्षस परेशानी पैदा कर रहे होंगे। अगर दिव्य संघ स्तर के नक्षत्र राक्षस भी जारी किए जाते हैं तो सुदृढ़ीकरण नहीं आ सकते हैं। ये शब्द बर्फ में ठंड जोड़ने की तरह थे। अपने जीवन में पहली बार दिव्यंश सिंह को लगा कि राज्यपाल बनना उसके लिए इतना मुश्किल था। वह लगभग रो रहा था। सभी, क्या कोई रास्ता नहीं है? मैं आपसे विनती करता हूँ, जनकपुर शहर को बचाएं, जनकपुर शहर के नागरिकों को बचाएं। 7 से 8 मिलियन लोग हैं। इतने सारे जीवन के साथ हम उन्हें राक्षस राज घोरक द्वारा नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकते हैं। भीड़ ने सीधे उसका जवाब नहीं दिया, उनके चेहरे गंभीर थे। राज्यपाल, चिंतित न हो। इस बिंदु पर हम केवल एक समय में एक कदम उठा सकते हैं। हम में से कोई भी राक्षस राज घोरक की ताकत का विरोध नहीं कर सकता है। हालांकि इस मामले में एक मोड़ हो सकता है। जनकपुर शहर में स्पष्ट रूप से अब उसका कोई क्लोन नहीं है, लेकिन वह अभी भी आया है। ये बहुत संभावना है कि उसका कोई मकसद है। शायद वह जनकपुर शहर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश में रोशनी फीकी पड़ने लगी, जिसमें एक बड़ा मांसल मानव आकृति नक्षत्र राक्षस का खुलासा हुआ। उसके पास हल्के सफेद फर और उसके सिर पर एक जोड़ी विशाल सींग थे। यह उसके सिर से भी बड़ा था और भव्यता से भरा था। सबसे भयानक बात वह आभा थी जो वह फैला रहा था। यह एक ऐसी आभा थी जो पूरी तरह से मनुष्यों की कल्पना से परे थी। यह एक शक्तिशाली आभा थी जो एक बार में सभी पर हावी हो सकती थी। उसके सामने सभी को ऐसा लगा जैसे वे गाय और भेड़ हैं जिन्हें वध करने का इंतजार है। उनके पास लड़ने का मौका भी नहीं था। अंधेरा एक बार फिर जनकपुर शहर और सभी के दिलों को घेर लिया। इसने उन्हें इतना घबरा दिया कि उनकी सांसें जम गईं। आकाश में एक काला बादल बह गया जिसने तारों और चंद्रमा की रोशनी को रोक दिया।
इसने सभी के पहले से ही उदास मनोदशा को और भी अधिक उदास स्थिति में डाल दिया। एक पल बाद उसका शरीर धीरे धीरे नीचे उतर आया, जो सभी से कुछ ही दूरी पर उतरा। जैसे ही वह नीचे उतरा, सभी को ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर एक पहाड़ दबा रहा हो। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा जम गई, जिससे उनके लिए अपने शरीर में ऊर्जा जुटाना मुश्किल हो गया। कि दिव्य संघ केवल शुद्ध साधना पर भरोसा करके यह इतना शक्तिशाली था कि किसी के पास इसका विरोध करने का थोड़ा सा भी विचार नहीं होगा। वे इसका विरोध कैसे कर सकते थे? वे इससे कैसे लड़ सकते थे? क्या ये वह दुश्मन था जिसका वे सामना करने जा रहे थे? वे पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। सभी की छाती घुट गई थी और वे एक शब्द भी नहीं कह सके। उस पल राक्षस राज घोरक ने उन पर एक नजर डाली। केवल एक नजर के साथ, एक पल में, सभी को ऐसा लगा जैसे उन्हें मौत की सजा दी गई है, फांसी के फंदे से बांध दिया गया है। उस तरह का शक्तिशाली दबाव और दर्द पूरी तरह से अवर्णनीय था। ये खत्म हो गया था, वे निश्चित रूप से मरने वाले थे। राक्षस राज घोरक को पूरे 56 साल तक दबा दिया गया था। एक दिव्य महागुरु के रूप में 50 साल से अधिक समय तक चींटियों के एक समूह द्वारा कैद किया जाना, उसके दिल में क्रोध शायद अकल्पनीय था, है ना? हालांकि सभी के आश्चर्य के लिए राक्षस राज घोरक ने वास्तव में उन्हें नहीं मारा। उसने केवल उन पर एक नजर डाली और मुड़कर चला गया। वह चला गया, पूरी तरह से उनकी अनदेखी करते हुए, जैसे कि वे चींटियों का एक समूह थे जो उसके ध्यान के लायक नहीं थे। अब हमें क्या करना चाहिए? दिव्यंश सिंह ने घूंट लिया और खुद को पूछने से नहीं रोक सका। हालांकि वह राज्यपाल था, उसके सामने अस्त्र विद्या विशेषज्ञ वे थे जिन्हें बोलने का अधिकार था। कुछ महागुरु ने एक दूसरे को देखा और कहा, हमें उसका पीछा करना होगा। हम उसे हरा नहीं सकते, लेकिन हम इस शहर में सबसे मजबूत साधना अवस्था वाले हैं। भले ही हम मर जाएं, हमें दूसरों से पहले मरना चाहिए। ये सही है। चलो देखते हैं कि वह क्या करने की योजना बनाता है। हमें उसे शांत करने और उसे प्रमुख संघों के आने से पहले गुस्सा न करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम दिव्य संघ के आने से पहले उसे लोगों को मारने या कम लोगों को मारने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए सबसे अच्छा परिणाम होगा। हम 2 समूहों में विभाजित होंगे। महागुरु उसका पीछा करेंगे। महागुरु रैंक से नीचे के लोग जल्दी से बाहर जाएंगे और रास्ते में सभी लोगों को आदेश पारित करेंगे। उसे उकसाओ मत, और जो कुछ भी वह करने की योजना बनाता है उससे सहमत हो जाओ। भले ही वह तुम्हें मार डाले, तुम्हें एक शब्द भी कहने की अनुमति नहीं है। अन्यथा एक बार जब वह गुस्सा हो जाता है तो जनकपुर शहर में 7 से 8 मिलियन इंसान निश्चित रूप से खतरे में होंगे। हाँ, सभी ने योजना का पालन किया। बहुत जल्दी पूरे जनकपुर शहर में एक बेहद अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक मोटा दिव्य संघ नक्षत्र राक्षस एक खाली सड़क पर चल रहा था, जिसके बाद कुछ मानव महागुरु थे। न तो कोई पक्ष हिला, वे बस सड़क पर चले जैसे कि वे एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ये बेहद अविश्वसनीय था। वह कहाँ जा रहा है? मुझे यकीन नहीं है। बोलो मत। एक दिव्य महागुरु की सुनवाई बहुत संवेदनशील होती है। यदि आप गलत बात कहते हैं तो लोग मर जाएंगे। सभी तुरंत चुप हो गए। कुछ ही समय बाद राक्षस राज घोरक ने आखिरकार आगे बढ़ना बंद कर दिया। सभी दंग रह गए। वह वास्तव में पुस्तकालय गया था। वह साथी पुस्तकालय में क्या कर रहा था? क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि मुहर उस पर बहुत लंबे समय तक लगाई गई थी और उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाया था? जैसे ही वे सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, राक्षस राज घोरक की आवाज अचानक सुनाई दी। अरे, वहां के बदतमीज, अपने अपने गधे यहाँ लाओ। सभी डर से कांप गए। वह उन्हें बुला रहा था। सभी ने एक दूसरे पर नजर डाली और दूसरे के चेहरे को देखकर वे पीले पड़ने पर मजबूर हो गए। चलो चलते हैं। चाहे यह एक आशीर्वाद हो या एक अभिशाप, हम इससे बच नहीं सकते। देवेंद्र सिंह ने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़कर चला गया। अन्य महागुरु ने अपने दांतों को पीस लिया और साथ ही चले गए। उनमें से कुछ राक्षस राज घोरक के सामने आए। उन्होंने सोचा कि राक्षस राज घोरक उनके साथ कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि राक्षस राज घोरक केवल उदासीनता से बोलेगा। मैं तुम्हें इस पुस्तकालय में व्यंजनों से संबंधित सभी किताबें बाहर लाने के लिए 1 मिनट देता हूँ। यदि तुम 1 सेकंड भी देर से हो तो मैं तुम्हारा सिर मरोड़ दूंगा। उन शब्दों को सुनकर सभी दंग रह गए। व्यंजनों से संबंधित किताबें बाहर लाओ। उसे व्यंजनों से संबंधित किताबें क्यों चाहिए थीं? 2 सेकंड से भी कम समय में महागुरु में से एक अचानक खून की धुंध में फट गया। छपाक, गर्म खून दूसरों के चेहरों पर गिर गया, जिससे वे होश में आ गए। बिना किसी हिचकिचाहट के वे पुस्तकालय में दौड़ पड़े और किताबों की खोज करने लगे। धिक्कार है, उस पल में उनके दिमाग रेत की तरह क्यों थे? वह राक्षस राज घोरक था, एक नक्षत्र राक्षस जो लोगों को मार सकता था, और एक देवता जो उन्हें आसानी से मार सकता था। उन्हें बस वही करने की जरूरत थी जो वह चाहता था। इतना सोचने के बाद वे मौत को न्योता दे रहे थे। फिर से उन्हें पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।
राक्षस राज घोरक के कार्य बस बहुत अविश्वसनीय थे। वह स्पष्ट रूप से एक नक्षत्र राक्षस था जो बिना पलक झपकाए मार सकता था, लेकिन सबसे पहले उसने एक भी व्यक्ति को नहीं मारा था। फिर वह पुस्तकालय में भागा और उनसे व्यंजनों के बारे में किताबें मांगी। ये वास्तव में बहुत अविश्वसनीय था, जिसने उनके दिमाग को, ठीक है, वे इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। जल्द ही सभी ने किताबों का एक ढेर पाया और उन्हें ध्यान से राक्षस राज घोरक के सामने रखा। फिर वे सम्मानपूर्वक किनारे पर पीछे हट गए, इस डर से कि राक्षस राज घोरक अचानक उन पर हमला कर देगा। राक्षस राज घोरक ने केवल उन पर एक तिरस्कारपूर्ण नजर डाली। मूर्खों का एक गुच्छा, वह एक दिव्य स्तरीय नक्षत्र राक्षस था। वह जिसे चाहे मार सकता था। उसे परवाह नहीं थी कि ये इंसान उसकी बात सुनेंगे या नहीं। चाहे वह उन्हें मारना चाहता था या नहीं, ये पूरी तरह से उस पर निर्भर था। अगर वह उन्हें मारना चाहता था तो वह उन्हें मार सकता था। अगर वह उन्हें मारना नहीं चाहता था तो वह उन्हें नहीं मारेगा। वह इतना सम्मानजनक और दिखावा करने वाला लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह लोगों को मारना नहीं जानता था? हास्यास्पद। हालांकि उस पल उसे वास्तव में लोगों को मारने की कोई इच्छा नहीं थी। जिस महागुरु को उसने अभी अभी मारा था, वह सिर्फ उन्हें एक उदाहरण बनाने की कोशिश कर रहा था। वे लोग बहुत कमजोर थे। वे इतने कमजोर थे कि उसे अपना हाथ उठाने की भी इच्छा नहीं हुई। उसकी एकमात्र रुचि अब पुस्तकालय से वह धिक्कार है। उसने पहले ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके क्षेत्र को स्कैन कर लिया था। दूसरा पक्ष पुस्तकालय में नहीं था। जिस रजत लोमड़ी वंशज के पास वह पहले था, वह भी चला गया था। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भिक्षु से भाग सकता था, लेकिन वह मंदिर से भाग नहीं सकता था। राक्षस राज घोरक जानता था कि वह निश्चित रूप से वापस आएगा, इसलिए उसे केवल यहाँ इंतजार करने की आवश्यकता थी। उस खाली समय का लाभ उठाते हुए वह मानव भोजन पर किताबें पढ़ने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाद में वह उस मानव लड़के को टुकड़ों में काटने और एक स्वादिष्ट भोजन बनाने जा रहा था। नमक और काली मिर्च, बुरा नहीं, पहले भूनें और फिर नमक डालें। ये सुगंधित, कुरकुरा और स्वादिष्ट था। त्वचा पर सारा तेल एक सुनहरा रंग में भुना जाएगा और बनावट बहुत कुरकुरी थी। सूप बनाना, यह उसके स्वाद के अनुरूप नहीं था। उसे कुछ मजबूत पसंद था। अरे, बड़ी आंत की साशिमी, अच्छी चीज, इसे कच्चा खाओ, निश्चित रूप से इसे कच्चा खाओ। हा, मुझे ये स्वाद पसंद है। मसालेदार दिल, ये भी एक अच्छा व्यंजन था, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट नहीं था। अरे, कीड़े की शराब, यह अच्छा है, अच्छी चीज, अच्छी चीज, अच्छी चीज। उसे कीड़े को तब तक जिंदा बाहर खींचना पड़ा जब वह होश में था, ताकि उसे अतुलनीय दर्द महसूस हो। मनुष्य वास्तव में प्रतिभाशाली थे। न केवल उनके पास सीखने में महान दिमाग थे, बल्कि उनके पास व्यंजन बनाने और बनाने में भी महान दिमाग थे। उस पल, यहाँ तक कि राक्षस राज घोरक भी मनुष्यों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसने कलिंग राज्य के व्यंजनों के बारे में एक किताब खोली, तो उसकी घंटी जैसी आंखें चौड़ी थीं। वाह, कलिंग राज्य का वह इंसान बहुत क्रूर था। अगर उसे पता नहीं होता कि दूसरा पक्ष एक इंसान था, तो उसे संदेह होता कि दूसरा पक्ष सबसे गंदे नक्षत्र राक्षस की तरह दिमागहीन था। उसके पास केवल एक निम्न गुणवत्ता वाला स्वभाव हो सकता था। साशिमी, जब मछली अभी भी जीवित थी, तो वह मछली से ताजे मांस को काट देगा और इसे सोया सॉस के साथ खाएगा। वाह, ये बहुत रोमांचक था। यह उसके दिल के अनुरूप था। उसे उस तरह से खाना पड़ा। पकवान को मछली साशिमी कहा जाता था और यह खाने का उसका नया तरीका था। एक बार जब उसने फैसला किया, तो उसने लड़के को प्रना कहने का फैसला किया। हा, उस पल ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ महसूस किया है। उसने अचानक अपना सिर उठाया और अपने सामने चौक पर देखा। उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था, प्रना। अन्य महागुरु सभी दंग रह गए। उन्होंने उसकी नजर का पीछा किया, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। हालांकि इससे पहले कि वे अपने दिलों में शाप दे पाते, राक्षस राज घोरक की नजर वाले चौक पर अचानक एक सुनहरा प्रकाश दिखाई दिया। सभी बहुत खुश थे। ये वरिष्ठ था। ये जनकपुर शहर का वह वरिष्ठ था। वह आखिरकार आ गया था। वे आखिरकार बच गए थे। एक आपदा से बचने के बाद खुशी की भावना सभी के दिलों को भर गई। उनमें से कुछ जल्दी से आर्यन के बगल में उतरे और एक साथ उसके सामने झुक गए। आर्यन एक सुनहरी रोशनी में था, इसलिए वे उसके रूप को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। इस प्रकार आर्यन को कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। वरिष्ठ, आप आखिरकार यहाँ हैं। हम आपको इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। वरिष्ठ, राक्षस राज घोरक ने हमारे एक साथी को मार डाला। कृपया वरिष्ठ, हमारे साथी मनुष्यों के लिए न्याय बनाए रखें। सुनहरी रोशनी के भीतर आर्यन थोड़ा हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राक्षस राज घोरक इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा। जो और भी अप्रत्याशित था वह यह था कि राक्षस राज घोरक ने बाहर आने के बाद ज्यादा लोगों को नहीं मारा। उसने केवल एक महागुरु को मारा। यह उसकी तरह नहीं था।
हालांकि जिस पल उसकी आंखें राक्षसराज घोरक की आंखों से मिली, वह समझ गया कि राक्षसराज घोरक का क्या मतलब था। वह भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। उसका वर्तमान लक्ष्य केवल वही था। उसे दूसरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्प। आर्यन ने अपना हाथ थोड़ा उठाया और उदय तारा विधि को निष्पादित किया। उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी फैल गई और उस जगह पर उतरी जहां वह मर गया। हवा में अभी तक न फैले खून की धुंध और जमीन पर फैले ताजे खून जल्दी से एक साथ इकट्ठा हो गए। पलक झपकते ही महागुरु को बहाल कर दिया गया। ठीक हो गया। महागुरु एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ मौके पर खड़ा था। क्या मुझे अभी अभी नहीं मारा गया था? क्या यह नरक है? उस चमत्कारी दृश्य ने मौजूद सभी लोगों को ठंडी हवा का झोंका लेने पर मजबूर कर दिया। उनके शरीर पर सभी बाल खड़े हो गए जैसे कि उन्हें बिजली से मारा गया हो। हे भगवान, वरिष्ठ बहुत मजबूत है। इतना मजबूत कि लोगों को रोने का मन करता है। उस महागुरु की तुरंत मरम्मत करना जिसे एक खूनी धुंध में उड़ा दिया गया था। वह तकनीक बस पूर्णता के शिखर पर थी। मानव जाति के शीर्ष चिकित्सक भी इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से सबसे अनुभवी और जानकार देवेंद्र सिंह इतना उत्साहित था कि वह कांप रहा था। यह एक चक्रवर्ती विद्या है। पौराणिक चक्रवर्ती विद्या। केवल उन शीर्ष स्तरीय कुलीन परिवारों के पास एक शीर्ष स्तरीय साधना तकनीक होगी जो किसी को दिव्य संघ से आगे निकलने की अनुमति। सभी वैसे भी महागुरु थे और उनमें से कुछ ने चक्रवर्ती विद्या शब्द के बारे में पहले सुना था। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। एक चक्रवर्ती विद्या क्या है? अन्य लोगों ने तुरंत समझाया। अफवाहों के अनुसार महागुरु स्तर की तकनीक से भी ऊपर एक और मजबूत तकनीक है जिसे चक्रवर्ती विद्या कहा जाता है। चक्रवर्ती विद्या की शक्ति महागुरु स्तर की साधना तकनीक से कहीं अधिक है। हम महागुरु स्तर की साधना तकनीक को कितना भी खेती करें, इसका चरम मूल्य केवल हमारी साधना को सिद्धि अवस्था के 9वें स्तर तक दिव्य संघ के शिखर तक बढ़ाने में सक्षम है। और चक्रवर्ती विद्या किसी को दिव्य संघ में आगे बढ़ने की अनुमति दे सकती है। बेशक ये किसी की योग्यता पर भी निर्भर करता है। यदि किसी की योग्यता अच्छी नहीं है तो वह निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि भले ही कोई दिव्य संघ में आगे बढ़ने में असमर्थ था, चक्रवर्ती विद्या और साधारण साधना तकनीक की खेती की डिग्री में बहुत अंतर होगा। इसके अलावा अगर दो लोगों के साधना ग्रेड बिल्कुल समान थे और उनमें से एक ने चक्रवर्ती विद्या की खेती की थी, भले ही दूसरे पक्ष ने 10 महागुरु स्तर की साधना तकनीक की खेती की थी, वह निश्चित रूप से चक्रवर्ती विद्या को हराने में सक्षम नहीं होगा। हे भगवान, ये क्या वास्तव में इस दुनिया में ऐसी स्वर्ग धिक्कार वाली तकनीक है? फिर मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना या देखा? महागुरु ने फिर से अपना सवाल पूछा। अन्य महागुरु कड़वा मुस्कुराए। यह मत कहो कि तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा। हमने सिर्फ इसके बारे में सुना है, लेकिन हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। किंवदंतियों के अनुसार इस तरह की चक्रवर्ती विद्या केवल बेहद प्राचीन परिवारों द्वारा पारित और उनके पास हो सकती है। अन्य लोगों ने शायद अपने पूरे जीवन में इसके बारे में नहीं सुना होगा। आज भी पहली बार है जब हमने इसे अपने जीवन में देखा है। वह महागुरु पूरी तरह से चौंक गया था। जब उसने आर्यन को देखा तो वह और भी ज्यादा चौंक गया। उसके सामने जनकपुर शहर के अस्त्र विद्या विशेषज्ञ के पास वास्तव में एक चक्रवर्ती विद्या थी। वह कितना मजबूत था। क्या इसका मतलब यह है कि वह दिव्य संघ के शिखर तक आगे बढ़ने की बहुत संभावना थी? आर्यन ने सभी के झटके को नजरअंदाज कर दिया। उसने केवल राक्षसराज घोरक को देखा और उदासीनता से कहा, हम यहाँ अपने हाथों और पैरों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलो दूसरी जगह लड़ते हैं। ये जनकपुर शहर का केंद्र था। उनके साधना के स्तर के साथ एक लड़ाई के बाद पूरा जनकपुर शहर शायद समतल हो जाएगा। 7 से 8 मिलियन लोग सभी पीड़ित होंगे। उस समय राख भी नहीं बचेगी, यहाँ तक कि एक चक्रवर्ती स्तर की उपचार तकनीक भी उन्हें बचाने में सक्षम नहीं होगी। दुर्भाग्य से राक्षसराज घोरक सहमत नहीं हुआ। वह केवल हंसा। मुझे खेद है, जो अपने हाथों और पैरों का उपयोग नहीं कर सकता है, वह केवल तुम हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना पैर जमीन पर मारा। 10,000 टन की शक्ति के साथ उसने तुरंत जमीन को तोड़ दिया और एक दरार खोल दी जो सीधे आर्यन की ओर बढ़ी। धड़ाम। एक पल में दरार आर्यन के पैरों के नीचे से गुजरी और उसके पैरों के नीचे जमीन में 1000 फुट गहरा छेद खोल दिया। हालांकि आर्यन बिल्कुल नहीं हिला। उसने विरोध करने के लिए कोई चाल भी नहीं चली। उसने बल को अपने पैरों के नीचे से गुजरने दिया। वरिष्ठ देवेंद्र सिंह और अन्य लोग आश्चर्य से चिल्लाए। हालांकि अगले ही सेकंड में आर्यन आगे बढ़ा। किसी भी अनावश्यक शब्द के बिना उसने अपनी प्रभावी कृपाण का उपयोग किया और क्षैतिज रूप से वार किया। 1000 फुट लंबी कृपाण की रोशनी निकली और बेरहमी से राक्षसराज घोरक के शरीर पर जा लगी। धड़ाम। उस वार की शक्ति बहुत मजबूत थी। यह इतना मजबूत था कि कोई भी सीधे इसे देख नहीं सकता था। ये बेरहमी से राक्षसराज घोरक के शरीर पर जा लगा और तुरंत एक विशाल विस्फोट का कारण बना। धूल और धुआं उठ गया क्योंकि सदमे की लहर तेजी से फैल गई। सभी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
यह वरिष्ठ एक तलवारबाज नहीं है। क्या वह वास्तव में कृपाण तकनीक जानते हैं? क्या वह एक तलवार साधक नहीं है? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि वरिष्ठ कृपाण और तलवार दोनों की साधना करते हैं? हे भगवान! एक महिला संप्रदाय प्रमुख जो अपने आधे से अधिक जीवन तक जीवित रही थी, तुरंत खुद को चिल्लाने से रोकने के लिए डर से अपना मुंह ढक लिया। उसने एक ही समय में 2 अस्त्र विद्या की खेती की थी और दोनों ही इतने शक्तिशाली थे। पहले प्रदर्शित की गई चक्रवर्ती स्तर की उपचार तकनीक के अलावा उस वरिष्ठ ने कितनी अस्त्र विद्या की खेती की थी। हालांकि अगर वरिष्ठ ने इतनी सारी अस्त्र विद्या का अभ्यास किया तो उन्होंने संघर्ष की समस्या को कैसे हल किया? उन्होंने उनमें से प्रत्येक का अभ्यास एक ऐसे शक्तिशाली स्तर तक क्यों किया? हा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लड़ाई ऐसी ही होती है। ये राजा आग पर है। राक्षस राज घोरक ने धूल में एक उत्साहित चिल्लाहट लगाई, लेकिन अगले ही सेकंड में आर्यन धूल में कूद गया और उसकी छाती पर लात मारी। चट! भले ही सभी धूल के बाहर थे, वे दृश्य को नहीं देख सकते थे, लेकिन वे अभी भी हड्डियों के टूटने की कुरकुरी आवाज सुन सकते थे। वरिष्ठ की लात ने राक्षस राज घोरक को घायल कर दिया था। बहुत मजबूत। सभी ने अपने पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े महसूस किए। उस चट की आवाज के बाद पलक झपकते ही धूल से एक सुनहरी रोशनी निकल गई। एक तोप के गोले की तरह इसने पूरे जनकपुर शहर पर बमबारी की। वह राक्षस राज घोरक का शरीर था। उसे आर्यन की लात से हवा में उड़ा दिया गया था। धिक्कार है, बहुत अहंकारी मत बनो। राक्षस राज घोरक गुस्से से दहाड़ा। जैसे ही वह अपने शरीर को स्थिर करने और फिर से जनकपुर शहर में लौटने वाला था, एक असीम प्रतिभा की किरण अचानक धूल के बादल से हैक हो गई। आकाश भेदी तलवार राक्षस राज घोरक के सिर पर जा लगी और बेरहमी से उसे जनकपुर शहर के बाहर नदी के पानी में हैक कर दिया, जिससे उसे शहर में लौटने से रोक दिया गया। अच्छा, सभी ने उत्साहपूर्वक जयकार किया। बहुत शक्तिशाली। केवल 2 या 3 चालों में आर्यन ने ताकत का प्रदर्शन सीधे उनके दिलों को जीत लिया था, जिससे महागुरु आर्यन के छोटे प्रशंसक बन गए थे। एक महागुरु कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे अभी भी दिव्य महागुरु नहीं थे। आर्यन के शक्ति के भारी आउटपुट का सामना करते हुए उन्होंने अपने दिल की गहराई से उसकी प्रशंसा की। इधर मत आना, उन्होंने इन 4 शब्दों को उदासीनता से कहा। फिर आर्यन के एक विचार के साथ उसने दिव्य इच्छा विधि को सक्रिय किया। उसका शरीर भी एक पल में जनकपुर शहर से चला गया और उसके बाहर आ गया। बहुत तेज। सभी ने आश्चर्य से चिल्लाया और तुरंत एक ही समय में जनकपुर शहर से बाहर निकल गए। आर्यन के शब्दों को सीधे उनके द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। वे कुछ नहीं कर सकते थे। लड़ाई बहुत रोमांचक थी। यह इतना रोमांचक था कि उनकी अपेक्षाओं से अधिक था। यह शायद उनके जीवन की सबसे रोमांचक लड़ाई होगी। इसलिए भले ही वे जानते थे कि अतीत में लड़ाई देखते समय उन्हें चोट लगेगी, कोई भी ऐसी रोमांचक लड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जिस क्षण आर्यन नदी की सतह पर आया, उसे तुरंत उड़ा दिया गया, नदी के तल तक पहुंच गया। यहां तक कि मिट्टी भी उड़ गई थी, जिससे नीचे की चमकदार पीली मिट्टी दिखाई दे रही थी। राक्षस राज घोरक का शरीर धीरे धीरे नदी के तल से ऊपर उठा। उसके सिर पर विशाल सींगों में से एक टूट गया था और ताजे खून ने उसके चेहरे को दाग दिया था, जिससे वह असाधारण रूप से क्रूर दिख रहा था। हालांकि वह सींग नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से तेजी से ठीक हो रहा था। वह राक्षस राज घोरक का अंतिम कौशल था, एक उपचार तकनीक जो आर्यन की 2 महान चक्रवर्ती विद्या से कम नहीं थी। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। ये राजा इतने लंबे समय से इतना उत्साहित नहीं हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम रजत लोमड़ी कबीले के गहन रहस्य उदय तारा विधि को प्राप्त करने में सक्षम थे। इतनी ताकत के साथ तुम मानव जाति के सिद्धि अवस्था 7वें ग्रेड दिव्य संघ में से सबसे मजबूत व्यक्ति माने जा सकते हो, जिनसे मैं यहाँ आने के बाद मिला हूँ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, आर्यन की कृपाण फिर से गिर गई। वह राक्षस राज घोरक के बकवास को बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। वह साथ ही बहुत अहंकारी था। उसने अभी अभी उसे अस्वीकार कर दिया था, जिससे उसे अपमानित महसूस हुआ। इस प्रकार वह उसे मारना चाहता था। राक्षस राज घोरक की ठीक होने की गति बहुत तेज थी। उसे मारने का केवल एक ही तरीका था, हमला। उसने लगातार हमला किया। सबसे पहले उसके शरीर पर वार करो, फिर उसकी दिव्य आत्मा को नष्ट करो। हर बार जब वह उसके शरीर को बुरी तरह से घायल करता था, तो यह उसकी ताकत और उसके ठीक होने की गति को कमजोर कर देगा। जब उसका भौतिक शरीर एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता, तो उसकी दिव्य आत्मा की कमजोरी उजागर हो जाती। उस समय एक चाल उसकी आत्मा को नष्ट कर देगी और उसे पूरी तरह से मार दिया जाएगा। जब उसकी कृपाण गिरी, तो राक्षस राज घोरक पूरी तरह से गुस्से में आ गया। आर्यन ने उसे बिल्कुल नहीं सुना। वह पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर रहा था। उसे आर्यन को मारना पड़ा और उसे अपना जीवन बनाना पड़ा। धिक्कार है, हार का स्वाद चखो। राक्षस राज घोरक ने वार किया, ठीक उसी तरह जैसे आर्यन की कृपाण की रोशनी गिरी। जिस क्षण दोनों हमले टकराए, हवा में एक हिंसक विस्फोट हुआ। विस्फोट से निकली रोशनी ने पूरे नदी की सतह और आधे से अधिक जनकपुर शहर को रोशन कर दिया।
सदमे की लहर एक तेज हवा में बदल गई जो ज्वार की लहर की तरह सभी दिशाओं में बह गई। प्रमुख संप्रदायों जो लड़ाई देखने के लिए दौड़ना चाहते थे उन्हें तुरंत रुकने के लिए मजबूर किया गया। उनके पास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जारी करने और अपने शरीर को सदमे की लहर से दूर ले जाने से बचाने के लिए एक हवा की दीवार बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहुत मजबूत। क्या ये दिव्य संघ के बीच की लड़ाई है? कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ ने हमें पास आने की अनुमति नहीं दी। सदमे की लहर इस तरह की दूरी पर भी हमारे लिए 1 इंच भी हिलना मुश्किल बना रही है। अगर हम पास आते हैं तो मुझे डर है कि हम वास्तव में घायल हो जाएंगे। नदी की सतह पर राक्षसराज घोरक और आर्यन के वार का आदान प्रदान करने के बाद विस्फोट नहीं रुका। आर्यन विस्फोट के केंद्र में क्षेत्र के माध्यम से धकेल दिया और एक पल में राक्षसराज घोरक के सामने आ गया। राक्षसराज घोरक की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। आर्यन ने वास्तव में उनके हमले के माध्यम से तोड़ दिया। ये किस तरह का मजाक था? उन दोनों के बीच एक व्यक्ति का हमला पहले से ही दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचा सकता था। जब उन दोनों को एक साथ ढेर किया गया तो नुकसान 2 गुना से अधिक मजबूत था। कारों की तरह जब 2 कारें टकराती हैं, भले ही कार की औसत गति केवल 25 मील प्रति घंटे थी, जब एक साथ ढेर किया जाता है तो यह अभी भी एक पूर्ण 50 मील प्रति घंटे थी। यहां तक कि राक्षसराज घोरक ने खुद को 2 लोगों के हमलों पर सीधे चार्ज करने की हिम्मत नहीं की। आर्यन ने वास्तव में हिम्मत की और इसके अलावा वह पूरी तरह से अनहाम था। यह एक उपचार तकनीक नहीं थी। एक उपचार तकनीक इतनी तेज नहीं थी। यहां तक कि अगर उदय तारा विधि और आकाश सुधार तकनीकें चक्रवर्ती विद्या थीं, तो वे एक पल में महागुरु की मरम्मत कर सकती थीं। दिव्य संघ की मरम्मत करते समय इतनी तेज प्रभाव प्राप्त करना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। ये कपड़े थे। राक्षसराज घोरक ने पहले ही कुछ गड़बड़ खोज ली थी। उसने अभी अभी ध्यान दिया था कि आर्यन के कपड़ों पर एक बहुत परिचित आभा थी। अब इसे देखते हुए क्या वह काले पंखों वाले नाग की त्वचा थी? धिक्कार है, ये वास्तव में वह था जिसने काले पंखों वाले नाग को मार डाला था। रुको, लेकिन काले पंखों वाले नाग की त्वचा निश्चित रूप से इतनी सख्त नहीं थी। एक कवच में गड़ा जाने और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होने के बाद ये 2 लोगों के हमलों का सामना करने में सक्षम था। ये संभव नहीं होना चाहिए। ये बहुत अतार्किक था। कवच की ताकत निश्चित रूप से एक सुरक्षित चक्रवर्ती कलाकृति थी। क्या चल रहा था? काले पंखों वाले नाग की त्वचा को एक चक्रवर्ती कलाकृति में कैसे गढ़ा गया था? इसके पास बस वह योग्यता नहीं थी। यहां तक कि अगर आर्यन के गढ़ने के कौशल मानव जाति के शीर्ष स्तर तक पहुंच गए थे तो भी उसके लिए ऐसा करना असंभव था। इससे पहले कि वह इसे समझ पाता, आर्यन पहले ही उसके सामने आ चुका था। प्रभावी कृपाण को निष्पादित किया गया था। 100 कृपाण की किरणें एक पल में बन गईं और तुरंत राक्षसराज घोरक को 100 टुकड़ों में काट दिया। फिर उसके ठीक होने का इंतजार किए बिना आकाशभेदी तलवार को जारी रखा गया था। तलवार की शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, आकाश में बादलों को हिला दिया। बादल 2 पक्षों में पीछे हट गए जैसे कि आकाश को आधे में विभाजित करना। धड़ाम, तलवार की रोशनी नीचे उतरी और नदी, जो 10,000 फीट से अधिक लंबी थी, आर्यन की तलवार से 33 फीट से अधिक गहरी हो गई थी। राक्षसराज घोरक का शरीर भी उसकी तलवार के नीचे पूरी तरह से राख में बदल गया था। हालांकि आर्यन लापरवाह नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक राक्षसराज घोरक की आत्मा नष्ट नहीं हुई, वह एक पल में पुनर्जीवित हो सकता था। सप्तर्षि महारहस्य को सक्रिय किया गया था और तुरंत उसके चारों ओर 10,000 फीट के क्षेत्र को घेर लिया गया था। सप्तर्षि महारहस्य को सक्रिय किया गया था और आर्यन ने तुरंत राक्षसराज घोरक को अपनी पीठ के पीछे पुनर्जीवित करने का एहसास किया, जो आकार ले रहा था। मरो! आर्यन के पीछे एक पृथ्वी हिलाने वाली दहाड़ सुनाई दी। राक्षसराज घोरक, जो अभी अभी पुनर्जीवित हुआ था, ने अपने शरीर में सभी ताकत इकट्ठा की और आर्यन की पीठ पर मुक्का मारा। राक्षसराज घोरक के मुंह का कोना एक गर्वित चाप में मुड़ गया। इस मौके के साथ उसने एक चक्रवर्ती विद्या का उपयोग किया जिसमें एक बैल को पहाड़ और एक बाघ को हिलाने के पार करने का प्रभाव था और सभी प्रकार के चक्रवर्ती कवच को हराने के लिए डिजाइन किया गया था। यह आर्यन जैसे लोगों से निपटने के लिए बनाया गया एक कदम था जो चक्रवर्ती कलाकृति कवच पहनते थे। उस मौके के साथ भले ही आर्यन मरता नहीं, वह बुरी तरह से घायल हो जाएगा। हालांकि इससे पहले कि उसकी मुट्ठी आर्यन के शरीर पर उतर पाती, वह एक पल में उस जगह से गायब हो गया। इसने राक्षसराज घोरक की पुतलियों को एक बार फिर से सिकोड़ने का कारण बना। यह एक आंदोलन तकनीक थी। उस इंसान के पास एक ही समय में एक आंदोलन तकनीक का अभ्यास करने की क्षमता भी थी। उसकी गति को देखते हुए यह इतना तेज था कि वह गति नहीं कर सका। यह अभी तक एक और चक्रवर्ती विद्या थी। धिक्कार है, उस इंसान ने कितनी चीजें सीखीं। हालांकि मनुष्य शक्तिशाली थे और विभिन्न जातियों की क्षमताओं को सीख सकते थे, उसने कभी भी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा था जिसने एक ही समय में इन चीजों का अभ्यास किया था, फिर भी उनमें से हर एक अविश्वसनीय था। उस पर एक प्रभावशाली आभा अचानक उसके सिर के ऊपर दिखाई दी। यह आर्यन था। हालांकि
राक्षसराज घोरक, जो मूल रूप से बाहर मुक्का मार रहा था, अचानक उसके सिर पर 2 सींगों से एक चौंकाने वाली सदमे की लहर निकली। हा, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? इस राजा के पास एक और अद्वितीय कौशल है, जो किसी भी समय हमले की दिशा को तुरंत बदलने में सक्षम है। इस राजा के शरीर का कोई भी हिस्सा हमला किया जा सकता है। अचानक परिवर्तन बहुत तेज था। परिवर्तन के क्षण में राक्षसराज घोरक के 2 सींग पहले ही आर्यन पर हमला कर चुके थे। धड़ाम, एक और हिंसक विस्फोट हुआ और सदमे की लहर एक बार फिर से एक तेज हवा में बदल गई। नीचे की नदी पहले ही समतल हो गई थी और नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी वास्तव में पीछे की ओर बढ़ना शुरू हो गई थी, जिससे 6000 फीट से अधिक व्यास वाला एक विशाल गोलाकार गड्ढा बन गया था। राक्षसराज घोरक बेहद उत्साहित था। अंत में जितना पुराना अदरक उतना ही मसालेदार था। उसका छिपा हुआ अंतिम कौशल चक्रवर्ती विद्या के साथ मिलकर, जो विशेष रूप से कवच के माध्यम से तोड़ने के लिए बनाया गया था, लड़ाई का ज्वार मोड़ने और आसानी से आर्यन को नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि अगले ही सेकंड में उसकी गर्दन में तीव्र दर्द हुआ। बारीकी से पालन करते हुए राक्षसराज घोरक की नजर बढ़ने लगी। उसकी गर्दन काट दी गई थी। उसका सिर पहले से ही अनैच्छिक रूप से हवा में घूम रहा था। जब उसकी नजर आर्यन के शरीर पर जा लगी तो वह भीड़ पूरी तरह से दंग रह गया। उस आदमी के कवच के अंदर वास्तव में शरीर को परिष्कृत करने वाली तकनीक का एक सेट था। फिर से चक्रवर्ती विद्या, रक्षात्मक चक्रवर्ती विद्या। धिक्कार है, वह आदमी कैसे मजबूत था। वह बस सर्वशक्तिमान और सबसे मजबूत था। उस पल राक्षसराज घोरक को अचानक पछतावा महसूस होने लगा। उसे पछतावा हुआ कि उसने उस साथी के खिलाफ जाने के लिए इतना मरने की मांग क्यों की थी। जिस क्षण उनकी आंखें मिली, वह पहले ही अपनी खुद की समाप्ति को समझ गया था। आर्यन का हमला बारिश की बूंदों की तरह था, पागलपन से नीचे गिर रहा था, सीधे उसके भौतिक शरीर और आत्मा को अलग कर रहा था। उस पल राक्षसराज घोरक की ताकत थोड़ी थोड़ी कम हो गई। आर्यन के पास पहले से ही अनुभव था। जिस पल राक्षसराज घोरक की आत्मा को छीन लिया गया था, उसने सीधे सप्तर्षि महारहस्य का उपयोग किया और अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग एक निश्चित स्थान के भीतर भरने और सील करने के लिए किया, जिससे एक सीमित स्थान बन गया। राक्षसराज घोरक की आत्मा को आर्यन द्वारा तुरंत बंद कर दिया गया था। अंतिम क्षण में वह अचानक मुस्कुराया। कभी कभी राहत एक पल में होती थी। जब उसे पता चला कि वह पूरी तरह से आर्यन का विरोध करने में शक्तिहीन था, तो उसे अब कोई अनिच्छा या विरोध करने का विचार नहीं था। उस पल उसे अचानक याद आया कि जब वह युवा था तो कबीले में बुजुर्गों ने क्या कहा था। जब मानव कबीले में एक अविश्वसनीय अस्त्र विद्या विशेषज्ञ दिखाई दिया, तो ये बहुत संभावना थी कि वह भविष्य में एक सम्राट बन जाएगा। मानव कबीले के भविष्य के सम्राट के हाथों में मरने में शर्मनाक नहीं माना जाता था। प्रकाश का एक विस्फोट चमका और स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया। सभी ने अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सका। जब उन्होंने अपनी आंखें फिर से खोली, तो स्वर्ग और पृथ्वी पहले ही अपनी मूल चुप्पी में लौट आए थे। आकाश में सितारों द्वारा उत्सर्जित चमक पहले से ही बहुत बेहोश थी। पूर्वी आकाश भी सफेद रंग की एक परत से घिरा हुआ था। देवेंद्र सिंह और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। जैसे कि उन्होंने एक समझौता किया था, वे जल्दी से आगे बढ़े। जब वे नदी के किनारे पहुंचे, तो आर्यन और राक्षसराज घोरक के आंकड़े लंबे समय तक बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। जो कुछ भी बदल गया था वह विनाश का एक दृश्य और लड़ाई के निशान थे। सभी नदी के किनारे खड़े थे और इस चौंकाने वाले दृश्य को देख रहे थे। वे लंबे समय तक नहीं गए। ... आर्यन की तरफ जब वह घर लौटा, तो हर्षिता की आंखें हरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं। उसके मुंह के कोने से लार बह रही थी। पहली पीढ़ी का तारा जीव विलक्षण राक्षसराज घोरक बस ऐसे ही मर गया था। दयनीय, दयालु, घृणित, दयनीय, सुगंधित, मसालेदार, नमकीन... मालिक, क्या हम अब आग लगा रहे हैं? आर्यन मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैंने ऑनलाइन खरीदे गए बारबेक्यू उपकरण बाहर निकालो। क्या बियर बर्फ तैयार है? ये पहले से ही बर्फ ठंडा है। मैं बस मालिक के वापस आने का इंतजार कर रहा था। मेरे त्वचा को छीलने और टेंडन्स बाहर खींचने के लिए रुको। मैं इसका ख्याल रखूंगा। ठीक है, मैं पहले आग लगाऊंगा। मालिक और सेवक जोड़ी बेहद व्यस्त थी। आर्यन ने राक्षसराज घोरक की त्वचा को पूरी तरह से छीलने के लिए दैवीय कारीगरी का इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि राक्षसराज घोरक की त्वचा एक दिव्य तारा जीव की त्वचा थी। अगर वह इसका उपयोग काले पंखों वाले नाग कवच के साथ फ्यूज करने के लिए करता, तो वह निश्चित रूप से एक और भी शक्तिशाली कवच बनाने में सक्षम होगा। अगला राक्षसराज घोरक के सींग थे। उसके विशाल सींगों की जोड़ी बहुत लंबी थी, 200 से 220 फीट से अधिक थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसे 2 चक्रवर्ती ग्रेड छोटी चाकू बनाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा यह एक बहुत अच्छा चक्रवर्ती ग्रेड छोटा चाकू था। अगला ताराकोर था। राक्षसराज घोरक का ताराकोर बहुत बड़ा था, एक अंडे से भी बड़ा। ये कम से कम एक बतख के अंडे या यहाँ तक कि एक थोड़ा छोटे हंस के अंडे के बराबर हो सकता था।
उन 3 मूल्यवान सामग्रियों को अभी के लिए अच्छी तरह से रखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से वह बार बार पुनर्जीवित नहीं हो सकता था और फिर आर्यन को कुछ और खाल छीलने के लिए नहीं कह सकता था। यहाँ तक कि आकाश सुधार और उदय तारा विधि जैसी शीर्ष स्तरीय उपचार तकनीक को भी एक विशेष माध्यम की आवश्यकता थी। वह आत्मा थी। केवल आत्माओं वाले प्राणी ही पुनर्जीवित हो सकते थे। आध्यात्मिक ऊर्जा आत्मा से जुड़ जाएगी और इसका उपयोग पुनर्जीवित करने के लिए करेगी। एक आत्मा के बिना एक व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे पुनर्जीवित होने में सक्षम नहीं होंगे। यही कारण था कि आर्यन 2 राक्षसजन महागुरु को पुनर्जीवित करने में सक्षम नहीं था, जो हर्षिता को पकड़ने आए थे, क्योंकि उनकी आत्माएं भी पूरी तरह से बिखर गई थीं। कोई अन्य रास्ता नहीं था। एक उपचार तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए अत्यधिक स्वर्ग धिक्कार होना असंभव था। अन्यथा कौन सा भी मृत बड़े लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनरुत्थान तकनीक का उपयोग करेगा? अगर वे आत्माओं के बिना भी पुनर्जीवित हो सकते हैं तो ये पूरी तरह से बकवास होगा, है ना? फिर उसे कितना शक्तिशाली होना होगा। इसके अलावा अगर उसने राक्षस राज घोरक की आत्मा को नहीं तोड़ा तो वह उस पर हमला करना जारी रखेगा। एक दिव्य महागुरु के लिए हर्षिता की तरह इतना रीढ़विहीन और गैर महत्वाकांक्षी होना और इतनी आसानी से गुलाम बनना असंभव था। राक्षस राज घोरक के साथ पूरी तरह से निपटने और मूल्यवान सामग्री को अपने भंडारण स्थान में संग्रहित करने के बाद आर्यन की नजर ताजा मटन पर पड़ी और उसके मुंह के कोने मुड़ गए। कबाब बनाने के लिए अक्सर सबसे ताजे और सबसे कोमल मटन की आवश्यकता होती थी। मटन को क्यूब्स में काट दिया गया था और टुकड़ों में बनाया गया था। फिर मांस के टुकड़े को एक एक करके छेद करने के लिए एक बांस की कटार का उपयोग किया गया था। हर 2 या 3 दुबले मांस के टुकड़ों के बीच वसायुक्त मांस का एक टुकड़ा डालना सबसे अच्छा था। इस तरह भूनने की प्रक्रिया के दौरान वसायुक्त मांस से निकलने वाला मटन तेल अन्य दुबले मांस द्वारा अवशोषित हो जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुबले मांस का स्वाद अत्यधिक न हो। अगला कदम तेल, नमक, सॉस और अन्य सामग्री के साथ मैरिनेट करना था। मैरिनेटिंग के बाद स्वाद अधिक समान और प्रथम श्रेणी का होगा। अंत में व्यक्ति के स्वाद के अनुसार सुनहरे कबाब को भूनने के बाद अपने स्वयं के स्वाद के अनुसार वे मिर्च पाउडर और जीरा को उचित रूप से छिड़केंगे। सुनहरे कबाब का एक फोन काट देने के बाद आर्यन ने वेब पेज खोला और बाहर की खबरों को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये पता चला कि जनकपुर शहर के कुछ शहरों के अलावा कई अन्य शहरों पर तारा जीवों द्वारा हमला किया गया था। ऐसा लग रहा था कि परिणाम वही थे जो उसने तारा जीव संत दूत की याददाश्त से पाए थे। तारा जीव दुनिया में पूरी मानव जाति को लालच देते थे, न कि सिर्फ कुछ शहरों को। यह अनुमान लगाया गया था कि मानव जाति अगले 2 दिनों में बहुत परेशानी में होगी। कई मंच भी कह रहे थे कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति को प्रदर्शित करने वाले कई छोटे वीडियो भी थे। कुछ रो रहे थे, कुछ तारा जीवों के साथ लड़ रहे मानव योद्धाओं को बाहर फिल्मा रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो खुद का मजाक उड़ा रहे थे और खुद को उपहास कर रहे थे। हालांकि जिस खबर की आर्यन को सबसे ज्यादा परवाह थी वह और कुछ नहीं थी। कितने भी निम्न स्तर के तारा जीव क्यों न हो, भले ही उसे पूरी दुनिया से निपटना पड़ा हो, यह उसके लिए कुछ हजार कृपाण या दसियों हजार तलवारों को छोड़ने से ज्यादा कुछ नहीं था। यह एक आसान काम था। जिस खबर की आर्यन को सबसे ज्यादा परवाह थी वह ये थी कि कुछ शहर दिव्य संघ के तारा जीवों से बच गए थे। संत दूत की याददाश्त में यह भी उल्लेख किया गया था कि तारा जीव मानव जाति का बड़े पैमाने पर नरसंहार करने और दिव्य संघ के अस्त्र विद्या विशेषज्ञों को उन्हें खोलने के लिए उनके खून का उपयोग करने के लिए 7 सितारे संरेखण का लाभ उठाएंगे। यह असली बड़ा खतरा था। उन दिव्य संघ के अस्त्र विद्या विशेषज्ञों में महान घातकता थी और वे बेहद मोबाइल थे। उनसे निपटना बेहद मुश्किल था। आर्यन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे निश्चित रूप से भविष्य में मानव जाति के लिए एक विशाल आपदा लाएंगे। 4 साल बाद पशु आपदा के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके बारे में सोचते हुए उसे असहाय महसूस हुआ। 9 प्रांतों को धोखा दिया गया था, इसलिए उसके पास इन दिव्य स्तर के तारा जीवों का उपयोग सरनीकोर के रूप में करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाया जा सके। हालांकि साथ ही उसने बड़ी संख्या में जोखिम भी उठाए। अंत में यह अभी भी उस दुनिया में मानव जाति थी जो बहुत असंबद्ध थी। खासकर वे बर्बर, वे वास्तव में मूर्ख थे। मानव जाति पहले से ही तारा जीवों के एक महान दुश्मन का सामना कर रही थी और यह पहले से ही हर जगह खतरनाक था। अंत में वे अभी भी यहाँ कुछ शर्मनाक करना चाहते थे। ये वास्तव में शब्दों से परे गंदा था। आर्यन ने फिर से कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को देखा। कर्णिका में एक निश्चित प्रयोगशाला में प्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले तारा जीवों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए निरंतर 7 सितारों का लाभ उठाया। उन्होंने विरोध करने का अवसर लिया, जिससे दसियों हजार अस्त्र विद्या विशेषज्ञों की मौत हो गई। उनमें से कुछ उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं थी। वर्तमान में तारा जीव सामूहिक रूप से जंगल में भाग गए थे और वर्तमान में खोज कर रहे थे। यिन राज्य में एक अजीब घटना हुई।
यिन-यांग परिवार अंबर तारा जीवों द्वारा मोहित हो गया था और बड़ी संख्या में सील किए गए दुष्ट दिव्य स्तर के तारा जीव अस्त्र विद्या विशेषज्ञों को जारी किया, जिससे अस्त्र विद्या विशेषज्ञों की एक अपरिमित संख्या की मौत हो गई। अक्षयपुर, रत्नापुर, इंग्लैंड स्थानों की एक श्रृंखला भी बड़ी संख्या में तारा जीवों द्वारा प्रभावित हुई है। किसी अज्ञात कारण से आर्यन का मूड तुरंत बहुत बेहतर हो गया। इसके तुरंत बाद आर्यन ने फोन बंद कर दिया और अगली कार्रवाई के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि दुनिया में मानव जाति पहले से ही केवल 7 सितारे संरेखण से कुछ हद तक अभिभूत थी। यदि अंतरिक्ष युद्ध क्षेत्र इसका सामना नहीं कर सका तो रक्षात्मक रेखा को खोलें, और जब तारा जीवों को जारी किया गया तो पशु आपदा को उतरने दें। कौन जानता है कि यह कितनी हताहतों का कारण होगा। राक्षस राज घोरक पहले से ही बहुत मजबूत था, लेकिन उसे 7 सितारा श्रृंखला में सबसे मजबूत तारा जीव नहीं माना गया था। पशु आपदा में वह शायद और भी अधिक अयोग्य होगा। कौन जानता है कि भविष्य में कितने मजबूत तारा जीव होंगे। उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी और उसे अभी भी और सुधार करने की आवश्यकता थी। इसके बारे में बोलते हुए वह अब राक्षस राज घोरक का उपयोग खुद को सुधारने के लिए कर सकता था। खुद को सुधारने के लिए भुना हुआ मटन कटार खाने पर भरोसा करना निश्चित रूप से संभव नहीं था। राक्षस राज घोरक के कई उपयोग थे, उसे इसे कदम दर कदम लेना पड़ा। सबसे पहले ताराकोर था। ताराकोर एक तारा जीव का मूल था। इसमें तारा जीव का सार शामिल था और यह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। आर्यन ने अनुमान लगाया कि राक्षस राज घोरक के ताराकोर को एक गोली में परिष्कृत करने से कम उसकी साधना में काफी वृद्धि होगी। सिद्धि अवस्था 8वें ग्रेड में आगे बढ़ना एक समस्या नहीं होगी, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत को 20 से 30% तक बढ़ाना एक बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि गोली को परिष्कृत करने से पहले ताराकोर का एक बहुत बड़ा उपयोग था, और वह तारा जीव के भीतर निहित अंतर्निहित साधना तकनीक का विश्लेषण करना था। मनुष्यों की कई बुनियादी साधना तकनीक और चक्रवर्ती विद्या को उस विधि के माध्यम से प्राप्त किया गया था। सभी तारा जीव ताराकोर साधना तकनीक प्रदान नहीं कर सकते थे। एक तरफ ये ताराकोर के रक्त रेखा के कारण था, दूसरी तरफ यह विश्लेषक की आध्यात्मिक ऊर्जा की ताकत के कारण था। तब उसका पक्ष स्वर्ग से धन्य होगा। सबसे पहले राक्षस राज घोरक के ताराकोर के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसकी रक्त रेखा निश्चित रूप से ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा थी। दूसरे, उसने सप्तर्षि महारहस्य की खेती की थी, इसलिए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी मजबूत थी इस पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि पहले से काले पंखों वाले नाग की तरह, क्योंकि उसकी रक्त रेखा इतनी मजबूत नहीं थी, उसने अपने ताराकोर का विश्लेषण नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे एक औषधीय गोली को परिष्कृत किया और उसे खा लिया। आर्यन ने तुरंत राक्षस राज घोरक के ताराकोर का विश्लेषण करने के लिए सप्तर्षि महारहस्य का उपयोग किया। 10 मिनट बाद उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। जैसा कि अपेक्षित था, ये सफल रहा। अंतिम उपचार तकनीक। राक्षस राज घोरक की अपनी विशेष क्षमताओं को लगातार पुनर्जीवित करने की क्षमता से गठित एक साधना तकनीक। ये भी एक चक्रवर्ती विद्या थी और यह आकाश सुधार और उदय तारा विधि से भी अलग थी। दूसरी उपचार प्रकार की साधना तकनीक सीधे दिव्य आत्मा की सुनहरी किताब द्वारा अवशोषित हो गई थी और खेती करना शुरू कर दिया था। उसने एक लाभ कमाया और यह एक विशाल लाभ था। पहले आर्यन की आकाश सुधार और उदय तारा विधि ने पहले ही एक बेहोश सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करना शुरू कर दिया था। यदि उसने अंतिम उपचार तकनीक को पूर्णता के लिए खेती की तो उसे इसे अन्य चक्रवर्ती विद्या के साथ संश्लेषित करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? वह वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक था कि चक्रवर्ती विद्या के साथ संश्लेषित करने के बाद किस तरह की साधना तकनीक दिखाई देगी। चक्रवर्ती विद्या पहले से ही पर्याप्त स्वर्ग धिक्कार थी। संश्लेषण के बाद साधना तकनीक शायद स्वर्ग को उलट देगी और पूरी तरह से अपने शरीर के नीचे स्वर्ग को दबा देगी। इसके बारे में सोचना ही उत्तेजक था। विश्लेषण के बाद ताराकोर का कार्य केवल भंडारण की अंगूठी में फेंक दिया जाना बाकी था, गोलियों में परिष्कृत होने की प्रतीक्षा में। वास्तव में राक्षस राज घोरक की चक्रवर्ती विद्या सिर्फ एक अंतिम उपचार तकनीक से बहुत दूर थी। हालांकि उसकी अन्य चक्रवर्ती विद्या उसकी रक्त रेखा में निहित नहीं थी, लेकिन बाद में खुद से समझी गई थी। वे उसकी रक्त रेखा में मौजूद नहीं थे, वे केवल उसकी यादों में मौजूद थे। उसकी दिव्य आत्मा अपनी खुद से बहुत अलग नहीं थी। वह एक आत्मा की खोज नहीं कर सकता था और केवल उसे मार सकता था। इसलिए वह अन्य चक्रवर्ती विद्या प्राप्त नहीं कर सका। वह कुछ दिव्य संघ अस्त्र विद्या विशेषज्ञों की चक्रवर्ती विद्या को स्कैन करने पर विचार कर सकता था जब वह भविष्य में मजबूत हो गया। हालांकि वह कुछ ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखाओं वाले कुछ तारा जीवों को मारने पर भी विचार कर सकता था ताकि ये देख सके कि कोई चक्रवर्ती विद्या थी या नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आर्यन ने अपना सिर उठाया और हर्षिता को देखा, जो आंगन में फर्श को झाड़ रही थी। हर्षिता में भी एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा थी। क्या उसके ताराकोर में कुछ चक्रवर्ती विद्या हो सकती है? हालांकि आर्यन ने सिर हिलाया और बहुत जल्दी उस विचार को छोड़ दिया।
भले ही बेवकूफ बिल्ली गूंगा थी, वह अभी भी बहुत आज्ञाकारी थी। वह ऐसे आज्ञाकारी पालतू जानवर को क्यों चोट पहुंचाएगा। हर्षिता, जो फर्श को झाड़ रही थी, अचानक कुछ असामान्य महसूस हुई। वह काम गई और एक उलझन वाले चेहरे के साथ दूसरी मंजिल पर खिड़की की ओर देखा। अजीब, मुझे अभी अभी ऐसा क्यों लगा कि मुझे निशाना बनाया जा रहा था। ऊपर आर्यन ने राक्षसराज घोरक का अध्ययन करना जारी रखा। उस समय ये राक्षसराज घोरक के सींग थे। राक्षसराज घोरक के सींगों की सामग्री काफी सख्त थी। पृथ्वी पर उन लोगों की तुलना में तथाकथित मिश्र धातु इस्पात चाकू और यहाँ तक कि उल्कापिंड सींग बहुत कठिन थे। उन दो सींगों का उपयोग एक हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था। ये निश्चित रूप से उच्चतम गुणवत्ता का था। इसके अलावा लड़ाई में एक हथियार का प्रवर्धन एक साधारण नहीं था। आर्यन ने तुरंत सींगों की जोड़ी को परिष्कृत करने के लिए दैवीय कारीगरी का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने एक हथियार बनाने के लिए दो सींगों से निकाले गए सार का उपयोग किया। वह किस तरह का हथियार बनाएगा? वह कृपाण तकनीक और तलवार कला दोनों को जानता था। वह एक लंबी संभाल वाली कृपाण बना सकता था। लंबी संभाल वाली कृपाण बहुत व्यावहारिक थी। इसका उपयोग एक कृपाण या एक एकल किनारे वाली तलवार की तरह किया जा सकता था। यिन राज्य में लंबी कृपाण और लंबी तलवार, जिसे लंबी संभाल वाली कृपाण से कॉपी किया गया था, प्राचीन काल से उपयोग किया गया था और पूरी दुनिया में अच्छी तरह से जाना जाता था। कोई कल्पना कर सकता था कि कृपाण कर्मचारी का डिजाइन मानक अद्वितीय था। आर्यन ने एक पूर्ण दिन और रात बिताया जो लगभग 7 फीट लंबा था। ब्लेड पर ठंडी चमक को देखते हुए कोई अनुमान लगा सकता था कि इसकी घातकता निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। हालांकि आर्यन मूर्ख नहीं था। वह इसे नहीं लेगा और लापरवाही से इसका परीक्षण करने के लिए बाहर नहीं जाएगा। जब वह समय आएगा तो वह फिर से बड़ी खबर बनाएगा। भविष्य में जब वह एक दिव्य महागुरु का सामना करेगा तो वह फिर से अपनी शक्ति का प्रयास करेगा। लंबी संभाल वाली कृपाण को परिष्कृत करने के बाद ये पहले से ही अपनी खुद की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी। इसने धीरे धीरे आर्यन के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और प्रकाश ध्वनियों की लहरें उत्सर्जित की। वह एक चक्रवर्ती हथियार का प्रतीक था। इसने आत्म जागरूकता विकसित की थी। इसके अलावा उसके आईक्यू को देखते हुए यह एक बहुत अच्छा चक्रवर्ती हथियार था। आर्यन बहुत संतुष्ट था और एक और लहर अर्जित की। उसने काले पंखों वाले नाग की त्वचा से बने अपने काले कोट को उतार दिया। लंबी संभाल वाली कृपाण की तीक्ष्णता का थोड़ा परीक्षण करना चाहता था। यदि उसने इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा को नहीं डाला तो ये ज्यादा हलचल पैदा नहीं करेगा। काले पंखों वाले नाग का कवच भी एक चक्रवर्ती कलाकृति था। ये निश्चित रूप से लंबी संभाल वाली कृपाण के स्तर का परीक्षण करने में सक्षम होगा। आर्यन ने कोई और बकवास नहीं कहा। उसने ब्लेड लिया और सीधे कोट को काट दिया। वूश! कोट पर दिखाई दिए बड़े छेद को देखते हुए आर्यन गहरे विचार में डूब गया। अंत में अदरक जितना पुराना उतना ही मसालेदार। काले पंखों वाला नाग वास्तव में राक्षस राज घोरक को हराने में असमर्थ था। हालांकि उसके पास दुख होने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार काले पंखों वाले नाग का कवच खुद की मरम्मत कर सकता था। तुलना में लंबी संभाल वाली कृपाण के प्रदर्शन ने आर्यन को विशेष रूप से संतुष्ट और चकित कर दिया। यह इतना तेज था कि लड़ाई में इसका निश्चित रूप से एक बड़ा बढ़ावा होगा। ऐसा एक अच्छा हथियार, अगर उसने इसे एक बेहतर नाम नहीं दिया तो वह उसे बहुत ज्यादा निराश कर रहा होगा। वह क्या नाम देगा? राक्षस राज घोरक का सींग, बहुत पुराने जमाने का, भगवान वध करने वाला कृपाण, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, अंतिम सम्राट का खूनी दुनिया नष्ट करने वाला बरसेरकर कृपाण, बहुत शर्मनाक, इसे भूल जाओ। ऐसा लगता है कि मैं दिव्य आत्मा की सुनहरी किताब के समान हूँ। मुझे बाद में इंटरनेट पर एक नाम खोजना होगा। सर्वशक्तिमान नेटिजन्स के पास निश्चित रूप से एक अच्छा नाम होगा, है ना? लंबी संभाल वाली कृपाण को अपनी भंडारण की अंगूठी में वापस रखते हुए आर्यन ने राक्षस राज घोरक की त्वचा को बाहर निकालना शुरू कर दिया। बड़ी भीड़ों की त्वचा बहुत गर्म महसूस हुई। अगर यह एक साधारण तारा जीव की त्वचा होती तो अंडरवियर या कुछ और बनाना। माँ को अब सर्दियों के दौरान मेरे शरीर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ये राक्षस राज घोरक की त्वचा थी, एक दिव्य महागुरु की त्वचा। ये बेहद कठिन था, इसलिए निश्चित रूप से इसका उपयोग चमड़े के कवच को परिष्कृत करने के लिए किया गया था। किसी को यह स्वीकार करना पड़ा कि राक्षस राज घोरक के अवशेष वास्तव में खजाने से भरे थे। ताराकोर चक्रवर्ती विद्या को परिष्कृत कर सकता था और यह गोलियों को भी परिष्कृत कर सकता था। मांस रक्तसार और आध्यात्मिक ऊर्जा में समृद्ध था और जब भुना हुआ था तो इसका स्वाद अच्छा था। ये किसी की साधना को भी थोड़ा बढ़ा सकता था। हड्डियों का उपयोग सूप बनाने के लिए किया जा सकता था और हड्डी मज्जा का उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता था। सींगों को चक्रवर्ती हथियारों और लंबी संभाल वाली कृपाणों में परिष्कृत किया जा सकता था और त्वचा को अब कवच में परिष्कृत किया जा सकता था। वह 100 भेड़ें खा सकता था और राक्षस राज घोरक 1000 भेड़ें का उपयोग कर सकता था। एक शब्द, बहुत बढ़िया।
आर्यन ने राक्षसराज घोरक की पशु त्वचा का उपयोग एक एकल कवच को परिष्कृत करने के लिए नहीं किया। राक्षसराज घोरक की पशु त्वचा बेहद सख्त थी, लेकिन एक साथ ढेर किए गए कुछ 100 काले पंखों वाले नाग की खाल की तुलना में इसे बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता था। ये थोड़ा ज्यादा था। भले ही काले पंखों वाले नाग की त्वचा मजबूत थी, लेकिन चक्रवर्ती स्तर की लंबी संभाल वाली कृपाण द्वारा इसे आसानी से काटा गया था जिसे उसने परिष्कृत किया था। इसलिए उसे राक्षसराज घोरक की पशु त्वचा को परिष्कृत करना चाहिए और इसे काले पंखों वाले नाग की त्वचा के साथ विलय करना चाहिए। इस तरह दोनों को विलय करने के लाभ निश्चित रूप से एक एकल कवच को परिष्कृत करने के लाभों से कहीं अधिक होंगे। आर्यन ने इस तथ्य का लाभ उठाया कि वह अभी तक काम पर नहीं लौटा था और कवच को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए एक और दिन और रात बिताया। कवच की बाहरी उपस्थिति अभी भी काले पतलून के साथ एक काला कोट थी। सिर टूट सकता है, खून बहाया जा सकता है, ठंडा एहसास खोया नहीं जा सकता। इसे परिष्कृत करने के बाद आर्यन ने इसे काटने की कोशिश करने के लिए लंबी संभाल वाली कृपाण का उपयोग किया। उसने महसूस किया कि यह उस समय बहुत बेहतर था। उसने केवल एक खरोंच बनाया और कवच के माध्यम से पूरी तरह से नहीं काटा। ऐसा लगता था कि काले पंखों वाले नाग की त्वचा अभी भी राक्षसराज घोरक के सीन के सामने पर्याप्त नहीं थी। उत्पाद को कितना भी संघनित क्यों न किया जाए, यह अभी भी एक घटिया उत्पाद था। हालांकि अब जब उसके पास राक्षसराज घोरक की त्वचा थी, तो आर्यन की रक्षात्मक ताकत एक और स्तर से काफी बढ़ गई थी। यह अभी भी बहुत अच्छा था। आगे क्या हुआ वह बहुत सरल था। आर्यन ने राक्षसराज घोरक के ताराकोर को एक औषधीय गोली में परिष्कृत किया और उसे निगल लिया। जब औषधीय गोली उसके शरीर में प्रवेश कर गई, तो आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत बिजली और गड़गड़ाहट की तरह हिंसक हो गई। राक्षसराज घोरक की आध्यात्मिक ऊर्जा साधना आर्यन के समान थी। इसके ताराकोर में निहित शक्तिशाली ऊर्जा कहने की जरूरत नहीं थी। भले ही इसकी ऊर्जा राक्षसराज घोरक की सभी नहीं थी, लेकिन इसमें अभी भी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा आरक्षित थी। सौभाग्य से आर्यन के पास वर्तमान में कई साधना तकनीक थीं। एक ही समय में इतने सारे साधना तकनीक के संचालन के साथ उसने जल्दी से हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा को सही रास्ते पर लाया। आर्यन के मेरिडियन का पालन करते हुए ये लगातार प्रसारित हुआ, उसके मेरिडियन के माध्यम से धो रहा था और उसकी साधना को बढ़ा रहा था, जो काफी बढ़ गया था। साधना बढ़ाने के लिए गोलियां खाना वास्तव में बहुत तेज है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई कहता है कि यदि आप अपनी साधना को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको तारों के युद्ध क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। तारों के युद्ध क्षेत्र पर बहुत सारे तारा जीव थे। तारा जीवों का शिकार करने के माध्यम से कोई बहुत सारे ताराकोर और युद्ध योग्यता प्राप्त कर सकता था ताकि गोलियों के लिए विनिमय किया जा सके। यदि वह अधिक गोलियों का सेवन कर सकता था तो उसकी साधना निश्चित रूप से बहुत तेजी से बढ़ेगी। हालांकि तारों का युद्ध क्षेत्र बहुत खतरनाक था। वहां बहुत सारे अस्त्र विद्या विशेषज्ञ थे और शायद बहुत सारे दिव्य महागुरु थे। इसके बारे में सोचने से पहले अपनी साधना के बढ़ने का इंतजार करना बेहतर था। सुनहरी किताब में अंतिम उपचार तकनीक को आखिरकार पूर्णता के लिए खेती की गई थी। 3 पृष्ठ जिन्होंने 3 उपचार चक्रवर्ती विद्या को रिकॉर्ड किया था, वे एक शुद्ध सुनहरा रंग उत्सर्जित करना शुरू कर दिया था। इसने आर्यन को और भी सुखद आश्चर्यचकित कर दिया। वह इसे संश्लेषण कर सकता था। वह नहीं जानता था कि चक्रवर्ती स्तर के संश्लेषण में किस तरह की शक्तिशाली साधना तकनीक दिखाई देगी। हालांकि जब उसने दिव्य आत्मा की सुनहरी किताब को नियंत्रित किया और साधना तकनीक को संश्लेषित करना चाहता था, तो वह ये जानकर हैरान था कि सुनहरी किताब में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। क्या चल रहा था? सुनहरी किताब आमतौर पर साधना तकनीक को इकट्ठा करती थी और जब वे संश्लेषित हो सकते थे तो एक सुनहरा रंग का उत्पादन करते थे, है ना? ये सफल क्यों नहीं हुआ था? आर्यन ने विश्वास करने से इनकार कर दिया और सुनहरी किताब पर कुछ और बार टैप करने के लिए अपनी इच्छा का इस्तेमाल किया। हालांकि सुनहरी किताब में अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जब तक आर्यन ने इस पर 40वीं बार टैप नहीं किया, तब तक ऐसा लग रहा था कि सुनहरी किताब ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया था। इसने उसे 10 बड़े शब्द दिखाए। उसकी साधना बहुत कम थी और उसका अधिकार अपर्याप्त था। आर्यन हैरान रह गया। ये बहुत ज्यादा था। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते थे तो तुम्हें पहले कहना चाहिए था। तुमने मुझे इतनी बार कुछ भी नहीं करने के लिए टैप किया, जिससे मेरा समय बर्बाद हुआ। हालांकि इसने आर्यन को कुछ हद तक सतर्क भी कर दिया। वह अब सिद्धि अवस्था 7वें ग्रेड साधना पर था और उस साधना को वास्तव में बहुत कम कहा गया था। हे भगवान, तो एक सच्चा अस्त्र विद्या विशेषज्ञ कितना मजबूत होगा। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी एक कम प्रोफाइल रखना है। ये दुनिया बहुत भयानक है। ये सब हो जाने के बाद कई दिन बीत चुके थे। 7 सितारे संरेखण आखिरकार समाप्त हो गया था। जनकपुर शहर बिना किसी खतरे के जीवित रहने में कामयाब रहा था। यह शायद दुनिया का एकमात्र शहर था जो बिना किसी हताहत के जीवित रहने में कामयाब रहा था। पुस्तकालय में उन्हें आखिरकार काम शुरू करने का नोटिस मिला था। आर्यन ने खबर से देखा कि अन्य शहरों में तारा जीवों को ज्यादातर साफ कर दिया गया था और प्रत्येक शहर सही रास्ते पर वापस आना शुरू हो गया था।
उसे परवाह नहीं थी। पूरे 7 सितारे संरेखण की अवधि के दौरान अन्य लोगों को भारी नुकसान हुआ था। वह ठीक ही नहीं था, बल्कि उसने एक विशाल लाभ भी कमाया था। उसकी साधना सिद्धि अवस्था 7वें ग्रेड और दिव्य महागुरु रैंक तक बढ़ गई थी। उसने एक चक्रवर्ती स्तर की लंबी संभाल वाली कृपाण को परिष्कृत किया था, अपने कवच को मजबूत किया था और एक चक्रवर्ती विद्या प्राप्त की थी, अंतिम उपचार तकनीक। ये कहा जा सकता है कि उसने एक विशाल भाग्य कमाया था। इसके अलावा राक्षसराज घोरक का मांस पहले ही उसके द्वारा खाया जा चुका था। बारबेक्यूड मटन कटार, मटन हॉटपॉट, उबला हुआ मटन, मटन सूप, मटन गिबलेट सूप, नमक और काली मिर्च मटन चॉप्स, मटन कील। जब तक ये कुछ खाद्य था, आर्यन ने राक्षसराज घोरक से एक पकवान तैयार किया था। भोजन के अंत में उसने हर्षिता के लिए कुछ बचे हुए बछड़े की हड्डियों को बचाया था और वह हर दिन सॉस के साथ उन्हें चाटेगी। आर्यन को गंभीरता से संदेह था कि उसे एक हस्की द्वारा काटा गया था, जिससे उसका आईक्यू तेजी से गिर गया था। वह लगभग एक हस्की की तरह बन गई थी। हालांकि क्योंकि 7 सितारे संरेखण पहले ही समाप्त हो गया था, यह उसके लिए कोई विशेष चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का कारण नहीं होगा। इसलिए आर्यन को अब हर समय उसे साथ लाने की आवश्यकता नहीं थी। वह सुबह सामान्य रूप से काम पर गया था। जब आर्यन ने नाश्ता खरीदा तो उसने सब्जियों के बड़े बैग खरीदे। उसने पिछले 2 दिनों में बहुत अधिक मांस खाया था, इसलिए उसने बहुत अधिक तेल खाया था। नाश्ता खाने के बाद वह पुस्तकालय में गया। ओजस ने अपनी सुबह की बैठक हमेशा की तरह आयोजित की। हर कोई इन पिछले कुछ दिनों से 7 सितारे संरेखण के कारण बहुत घबराया हुआ है। हम मनुष्यों के लिए यह एक छोटी आपदा और प्रभाव नहीं है, लेकिन ये हमारे मनुष्यों के लिए भी एक परीक्षा है। यह इतनी सारी परेशानियों के कारण है कि हम इंसान लगातार खुद को सुधारने और अधिक समृद्ध और मजबूत बनने में सक्षम हैं। अध्यक्ष वास्तव में अध्यक्ष होने के योग्य थी। दशकों तक एक उच्च पद पर रहने के बाद उसकी नौकरशाही टोन बेहद चिकनी थी। भले ही यह क्या था, वह उसे कुछ चिकन सूप देगी। हालांकि अध्यक्ष की आर्यन की समझ के आधार पर सामान्य परिस्थितियों में एक बार जब अध्यक्ष उसे चिकन सूप देना शुरू कर देती थी तो 80% मौका था कि कुछ बुरा होगा। जैसा कि अपेक्षित था, ओजस ने तुरंत कहा। दूसरी बात मध्य प्रांत द्वारा जारी किए गए निर्देशों को पारित करना है। 9 प्रांतों में कई महत्वपूर्ण पुस्तकालयों के विनाश के मद्देनजर पुस्तकालयों की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को अन्य पुस्तकालयों में ले जाया जाएगा जिन्हें नुकसान नहीं हुआ है। हमारा जनकपुर शहर पुस्तकालय भी साधना तकनीक के एक नए बैच का स्वागत करेगा। वर्तमान में हमने पुष्टि नहीं की है कि किस तरह की साधना तकनीक है, लेकिन पुस्तकालय के विस्तार का पैमाना बाहर किया जाना है। सभी ने तुरंत सजीव रूप से चर्चा की। इसका फिर से विस्तार होने वाला है। क्या हमारा पुस्तकालय थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है? इतने कम समय में इसका एक पंक्ति में 2 बार विस्तार किया गया है। क्या विस्तार अच्छा नहीं है? अगर इसका विस्तार किया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी पोस्ट होंगी। बहुत ठीक है। मूल्यांकन के लिए विशिष्ट प्रवेश नियम थोड़ी देर में डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे। मूल्यांकन कल शुरू होगा। यदि कोई समस्या नहीं है तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि हर कोई आज वापस जाएगा और अच्छी तैयारी करेगा। ओजस ने घोषणा की कि बैठक स्थगित कर दी गई थी और हर कोई अपने संबंधित पदों पर लौट आया। आर्यन ने अपने अधीनस्थों को गुप्त रूप से यह चर्चा करते हुए सुना कि ओजस को उपहार कैसे दिए जाएं और अपनी नौकरी कैसे रखी जाए। मेरे पिता के दूसरे चाचा की तीसरी चाची के सबसे बड़े पोते के सबसे बड़े पोते की पूर्व प्रेमिका का चाचा अध्यक्ष ओजस का एक दूर का चचेरा भाई है। मुझे जाकर देखना होगा कि क्या मुझे कुछ सुराग मिल सकते हैं और उसे मेरी तरफ से बोलने में मदद करने के लिए मिल सकता है। दूर का चचेरा भाई कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ, रिश्ते और वरिष्ठता के मामले में मुझे अध्यक्ष ओजस को परदादी कहना होगा। धत, क्या आप अध्यक्ष ओजस के इतने करीब हैं? बेशक, अध्यक्ष ओजस और मेरी परदादी एक ही गांव से हैं। धत, मैंने सोचा कि वह तुम्हारी परदादी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक ही गांव से एक बुजुर्ग होगा। तुम क्या बात कर रहे हो? ... आर्यन उनके आदान प्रदान पर विशेष रूप से अवाक था। उन बच्चों ने चीजों को बहुत आसानी से सोचा था। यदि पुस्तकालय का विस्तार किया गया था तो ये बहुत संभावना थी कि वे उस समय एक सुपर बड़ा पुस्तकालय बनाना चाहते थे। अध्यक्ष ओजस की ताकत केवल सिद्धि अवस्था पहले ग्रेड पर थी। विस्तार के बाद क्या वह अध्यक्ष बन सकती थी, यह अभी भी एक सवाल था। इसके अलावा अध्यक्ष ओजस की उम्र भी सेवानिवृत्ति की उम्र तक पहुंचने वाली थी, है ना? वह अब 90 वर्ष से अधिक की थी। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसने अस्त्र विद्या का अभ्यास किया था कि वह छोटी थी। हालांकि अतीत में पुस्तकालय ने केवल एक छोटे से जनकपुर शहर की अस्त्र विद्या तकनीकों का प्रबंधन किया था। भविष्य में ये केवल एक छोटा जनकपुर शहर नहीं होगा। हालांकि आर्यन को कोई चिंता नहीं थी। जब सैनिक आए तो सेनापति उन्हें अवरुद्ध कर देगा। जब पानी आया तो पृथ्वी उसे ढक देगी। फोन पर मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार सबसे कम होटियन तीसरा ग्रेड अस्त्र विद्या ताकत थी।
हालांकि आर्यन के फैसले के अनुसार ये वास्तव में जोखिम भरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही अधिकांश लोग अपने कनेक्शन पर भरोसा नहीं कर सकते थे, फिर भी कम संख्या में ऐसे लोग होंगे जो कुछ स्थानों को प्राप्त करने के लिए अपने कनेक्शन पर भरोसा कर सकते हैं। यदि कुछ कम स्थान थे तो स्वाभाविक रूप से प्रवेश रेखा भी थोड़ा अधिक बढ़ जाएगी। हालांकि आर्यन जानता था कि 2 सहयोगी थे जिनके घर जाकर अपना व्यवसाय करने का बहुत अच्छा मौका था। इसलिए जब तक उन्होंने अपनी होटियन तीसरी ग्रेड अस्त्र विद्या ताकत का खुलासा किया, तब भी वे पास हो सकते थे। जहां तक सिद्धांत परीक्षा का सवाल है, भले ही उसने मानकों को नहीं देखा, उसे कोई चिंता नहीं थी। पुस्तकालय में उसका प्रदर्शन इसे आसानी से निपटाने के लिए पर्याप्त था। बेशक भले ही वह वास्तव में एक पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं बन सका, इसमें कोई नुकसान नहीं था। वह अभी भी किताबें पढ़ने के लिए आ सकता था और कलाकृतियों को परिष्कृत करने के माध्यम से कुछ रहने वाले खर्चों को कमा सकता था। हालांकि 2 चीजें थीं जो बहुत अच्छी नहीं थीं। एक ये था कि पुस्तकालयाध्यक्ष को किताबें पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत नहीं थी। एक मासिक वेतन भी था जिसे प्राप्त किया जा सकता था और विभिन्न कर्मचारी लाभ। किताबें पढ़ने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। किसी को एक कार्ड प्राप्त करने की जरूरत थी और किताबें उधार लेने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। हर बार जब वह किताबें पढ़ता या उधार लेता था तो विभिन्न नियम और कानून होते थे। ये बहुत परेशानी भरा था। आर्यन को पैसे की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे परेशानी से नफरत थी। एक प्रबंधक होने से उसे बहुत सारी परेशानी बच गई। दूसरा भी सबसे महत्वपूर्ण था। एक प्रबंधक समय मारने के लिए काम पर ऊबने का बहाना इस्तेमाल कर सकता था ताकि किताबें पढ़ सकें। अगर वह अब एक प्रबंधक नहीं था तो वह नौकरी की तलाश नहीं करेगा। यदि वह हर दिन पुस्तकालय में पढ़ता था तो निश्चित रूप से एक समस्या होगी। इससे पहले कि उसकी साधना एक ऐसे स्तर तक पहुंच जाती जिसने उसे संतुष्ट किया, वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था और दूसरों को अपनी ताकत की खोज करने देना चाहता था। ... डिंग। सुबह में आधा दिन बहुत जल्दी बीत गया। पलक झपकते ही ये काम से बाहर निकलने का समय था। आर्यन कर्मचारी रेस्तरां में आया और आलू के साथ गोमा स्टू का एक सेट भोजन का आदेश दिया। उसके बाद उसने खिड़की से एक कोना पाया और खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक ताज़ा सुगंध ने उसके नथुने पर हमला किया। एक आकृति उसके सामने बैठी थी। अपना सिर उठाए बिना भी वह केवल मेज के नीचे छोटे पैरों को देखकर अनुमान लगा सकता था जो रेशम मोजा और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। श्रीमती गुप्ता। छोटे आर्यन, क्या मेरे लिए यहाँ बैठना ठीक है? आर्यन ने केवल थोड़ा सिर हिलाया। श्रीमती गुप्ता, जिन्हें पुनर्वासित किया गया था, बहुत अधिक सामान्य थी। वह भी बहुत अधिक औपचारिक कपड़े पहने हुए थी और उसका मेकअप पहले की तरह आकर्षक नहीं था। यहाँ तक कि उसके शरीर पर इत्र भी एक विशेष रूप से उत्तेजक सुगंध के बजाय एक हल्की सुगंध में बदल गया था। तो मैं समारोह में नहीं खड़ी होंगी। उसने अपनी प्लेट नीचे रखी, अपनी चॉपस्टिक को साफ किया और खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने खाया, उसने कहा, आप इस मूल्यांकन के बारे में क्या सोचते हैं? मैं और क्या सोच सकता हूँ? बस यही है। अगर मैं इसे पास कर सकता हूँ तो इसे भूल जाओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग करूँ? आर्यन थोड़ी उत्सुकता महसूस करने में मदद नहीं कर सका। क्या आपको पहले से ही एक प्रेमी नहीं मिला? आपके समर्थन में अभी भी इतने सारे लोग क्यों हैं? श्रीमती गुप्ता ने आर्यन पर अपनी आंखें घुमाईं। क्या तुम नहीं जानते कि हर आदमी महिला पागल है? अगर मेरा कोई प्रेमी नहीं होता तो वे शायद मुझसे बीमार हो जाते। अंत में, अब जब मेरा एक प्रेमी है तो उनमें से हर एक जो मुझे देखता है, वे मक्खियों की तरह हैं जो शहद देखते हैं। उनकी आंखें चमक रही हैं। तो आपके प्रेमी को कितनी टोपी पहननी पड़ती है? आप उसके लिए परेशानी पैदा न करें। तुम। श्रीमती गुप्ता ने पाउट किया, लेकिन वह नाराज नहीं थी। आपकी बहन गुप्ता अब एक सभ्य महिला है। मेरे प्रेमी के अलावा कोई भी मुझे छू नहीं सकता है। मैं अब गंभीर हूँ। हर कोई उपहार दे रहा है। अगर आपको उपहार देने की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने यहाँ 10 से 20 साल तक काम किया है। मैं अभी भी कनेक्शन पा सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में, आपकी साधना केवल होटियन दूसरे ग्रेड है ना? इस साधना के साथ आपके लिए रहना बहुत मुश्किल है। आर्यन ने अपने कंधों को हिलाया। यह कोई बात नहीं है। पुस्तकालय छोड़ने के बाद आप भूख से नहीं मरेंगे। श्रीमती गुप्ता ने एक मूर्खता में आर्यन को देखा। आर्यन, क्या तुम जानते हो, तुम्हारी शांत और सांसारिक परिपक्वता तुम्हारे चेहरे के साथ वास्तव में महिलाओं के लिए एक घातक आकर्षण है। आप भाग्यशाली हैं कि आप एक महान व्यक्ति नहीं हैं। यदि आप एक महान व्यक्ति होते तो जनकपुर शहर में सभी महिलाएं 100 साल की दादी से लेकर एक अजन्मे बच्चे तक आपकी पकड़ से बच नहीं पाती। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना सिर नीचे किया और खाया। श्रीमती गुप्ता ने देखा कि उसने अब और बात नहीं की, इसलिए उसने बात करना जारी नहीं रखा। जिस कारण से उसने आर्यन की मदद की वह पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि उसने सोचा था कि आर्यन एक अच्छा व्यक्ति था और उसने उसे इंगित किया।
आसपास जाने के बाद वह आखिरकार अपने होश में आ गई और अपनी खुद की खुशी खोजने गई। हालांकि चूंकि आर्यन को उसकी मदद की जरूरत नहीं थी, तो इसे भूल जाओ। खाने के बाद आर्यन ने दोपहर में काम करना और पढ़ना जारी रखा। दोपहर में सागर ने भी बुलाया। उसने पहले पुस्तकालय में काम किया था, इसलिए उसने कभी भी सहयोगियों के समूह को नहीं छोड़ा था। वह अपने सहयोगियों के दोस्तों के शकल से भी कुछ जानकारी सीख सकता था। फोन कॉल की सामग्री कुछ भी नहीं थी, लेकिन कनेक्शन की तलाश करना और ये देखना था कि क्या वह अपनी नौकरी रख सकता है। आखिरकार पुस्तकालय में एक नौकरी वास्तव में जनकपुर शहर में बहुत लोकप्रिय थी। किसी भी भारी काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, वेतन उपयुक्त था और सभी प्रकार के लाभ थे। आर्यन ने अभी भी इनकार कर दिया। दोनों ने संक्षेप में बातचीत करने के बाद उन्होंने एक दूसरे पर फोन बंद कर दिया। जब आर्यन शाम को काम से घर लौटा तो उसने ओजस को दरवाजे पर एक कार में जाते देखा। वह जानता था कि यह राज्यपाल की निजी कार थी। ऐसा लगता था कि पुस्तकालय में बदलाव वास्तव में असाधारण था। शायद वे बहुत सारी अच्छी किताबें लाने में सक्षम होंगे। ऐसा लगता था कि वह भविष्य में अधिक प्रकार की साधना तकनीकों को सीखने और अधिक शक्तिशाली चक्रवर्ती विद्या को संश्लेषित करने में सक्षम होगा। ... ओजस राज्यपाल की निजी कार में बैठ गई और दुष्यंत, दिवाकर और दूसरों के साथ चर्चा करने के लिए सीधे हवेली में गई। उसी समय प्रताप और नीलांबर भी मौजूद थे। उसे देखकर सभी ने उसका अभिवादन किया और बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। अगला अग्र और मध्य प्रांत के संबंध में आदेश हैं। मैं सभी को उनके बारे में बताऊंगा। राज्यपाल दिवाकर ने अपने हाथ में एक दस्तावेज रखा और सभी को काम का परिचय देना शुरू कर दिया। इस बार 7 सितारे संरेखित किए गए हैं और पूरी दुनिया को एक बड़ा नुकसान हुआ है। ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि ताराजीव मजबूत और मजबूत हो रहे हैं। हवा नियंत्रण को कम करने, ताराजीवों से बेहतर तरीके से निपटने और मानव जाति की आग की बेहतर सुरक्षा के लिए वे पनप रहे हैं और निर्बाध हैं। इसलिए शहर को एकीकृत करने के लिए आवश्यकताएं बनाई गईं। वर्तमान बेहतर शहरों के अनुसार प्राथमिकता का चयन करने, संसाधनों का निवेश करने और अस्त्र विद्या विशेषज्ञों को इकट्ठा करने, एक बड़े पैमाने पर शहर बनाने के लिए प्रतिभाओं को अवशोषित करने के लिए दिया गया था। इस तरह जब ताराजीवों के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था, तो मानव अस्त्र विद्या विशेषज्ञ अपनी ताकत को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सकते थे और उनका बेहतर विरोध कर सकते थे। भीड़ को देखते हुए दिवाकर ने पढ़ना जारी रखा। सबसे पहले, राज्यपाल का पद अभी भी मेरे द्वारा लिया जाएगा। दूसरा, जनकपुर अस्त्र विद्या अकादमी के प्रधानाचार्य प्रताप प्रधानाचार्य के पद से हट जाएंगे और मेरे चाचा दुष्यंत द्वारा लिया जाएगा। प्रताप ने उस फैसले को बहुत मंजूरी दी। आखिरकार दुष्यंत एक महान महागुरु था और उससे बहुत मजबूत था। इसके अलावा दुष्यंत पहले अग्रंगर अस्त्र विद्या अकादमी का एक प्रसिद्ध प्रोफेसर था और शिक्षण के मामले में उससे बहुत अधिक कुशल था। पुराने प्रताप, क्या आपके कोई विचार हैं? दुष्यंत अपने सबसे अच्छे दोस्त के विचारों के बारे में अधिक चिंतित था। हालांकि प्रताप ने सिर हिलाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम तब वापस नहीं गए होते तो प्रधानाचार्य का ये पद शुरू में तुम्हारा होता। अब ये सिर्फ इसे उसके सही मालिक को वापस कर रहा है। इसके अलावा मैंने सुना है कि ताराजीव युद्ध क्षेत्र अभी बहुत तनावपूर्ण है। मेरी पुरानी हड्डियां भी अपनी सीमाओं तक पहुंच रही हैं। मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए ताराजीव युद्ध क्षेत्र में जाने के बारे में सोच रहा हूं और ये देखने के लिए कि क्या मैं कोई सफलता प्राप्त कर सकता हूं। ये देखकर कि प्रताप को कोई आपत्ति नहीं थी, दिवाकर ने फिर से बात की। सुरक्षा दल के पूर्व कमांडर नीलांबर अब से सुरक्षा दल के उप कमांडर होंगे। मध्य प्रांत एक महान महागुरु को पदभार संभालने के लिए भेजेगा। नीलांबर उनकी सहायता करने के प्रभारी होंगे। नीलांबर ने सिर हिलाया। यदि जनकपुर शहर का विस्तार करना चाहता था तो वह सुरक्षा दल को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। जनकपुर शहर के पुस्तकालय के प्रमुख ओजस पुस्तकालय के प्रमुख के रूप में अपने पद से हट जाएंगे। मध्य प्रांत भी पदभार संभालने के लिए एक महान महागुरु को भेजेगा। प्रमुख ओजस, क्या आपको कोई आपत्ति है? ओजस ने सिर हिलाया। मैं बूढ़ी हूँ, यह मेरे लिए अपने पोते की देखभाल करने का समय है। मेरे लिए पद से हटना उचित है। ठीक है, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो ये तय हो गया है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई समझ सकता है। मुख्य कारण हमारे जनकपुर शहर को बेहतर बनाना है। जनकपुर शहर का विस्तार होने के बाद यह आसपास के शहरों को अवशोषित करेगा और धीरे धीरे विस्तार करेगा, अपनी ताकत बढ़ाएगा ताकि यह 4 साल बाद पशु आपदा से निपट सके। आर्यन जब घर लौटा तो उसने हर्षिता को नए रेशम मोजे की कोशिश करते देखा जिसे उसने अभी अभी खरीदा था। उसके बगल में कई बैग थे, सभी बिल्कुल नए थे। जब से हर्षिता की साधना सिद्धि अवस्था 3रे ग्रेड महागुरु के स्तर तक बढ़ गई थी, उसकी ऊंचाई काफी बढ़ गई थी। वह पहले से ही 4 फीट लंबी थी। इन्हें अभी भी पहना जा सकता था। हालांकि आर्यन ने एक नजर डाली और महसूस किया कि वे सभी लग्जरी ब्रांड थे। कीमतें कम नहीं थीं। क्या बलेंसियागा परिवार
उनमें से प्रत्येक की लागत 1000 से 2000 थी। यहाँ तक कि थोड़ा सस्ता रेशम भी सस्ता नहीं था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक साधारण कामकाजी वर्ग की लड़की खरीद सकती थी। इसका उल्लेख नहीं करने के लिए हर्षिता एक बेवकूफ बिल्ली थी जिसके पास नौकरी भी नहीं थी। आर्यन थोड़ी भौहें चढ़ाने में मदद नहीं कर सका। हर्षिता, क्या तुमने फिर से कुछ चुराया? हर्षिता ने उस पर एक नजर डाली। किसने कुछ चुराया? मैं अब उस तरह की चीजें नहीं करती। तो तुम्हें ये प्रसिद्ध ब्रांड कहाँ से मिले? मुझे यह मत बताओ कि तुमने उन्हें बस उठा लिया। बेशक मैंने उन्हें सिर्फ नहीं उठाया, ये सभी मेरे ऑनलाइन दोस्तों द्वारा मेरे लिए खरीदे गए थे। ऑनलाइन दोस्त? आर्यन के चेहरे पर वह कुछ संदेह करने में मदद नहीं कर सका, जबकि हर्षिता ने ये कहना जारी रखा। हाँ, हाल ही में मैं ऑनलाइन गया और बहुत सारे इंटरनेट दोस्तों से मिला। नतीजतन मैंने एक बार शिकायत की कि मैं कपड़े नहीं खरीद सकती और 1 साल से अधिक समय से एक ही मोजे पहन रही थी। उन्होंने मेरे लिए एक नया खरीदने पर जोर दिया और फिर मुझे पुराना भेजने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह ... वे आपके पुराने चाहते थे। बेशक वे अभी भी इस पर लड़ रहे थे और मेरे लिए नए मोजे खरीदने पर जोर दिया। मुझे लगा कि वे तैयार नहीं थे और फिर वे मुझे पैसे भी भेजना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा कि उनके पास उतने नहीं थे और केवल एक जोड़ी थी। फिर उन्होंने मेरे लिए कई जोड़े खरीदे ताकि जब वे गंदे हो जाएं तो मैं उन्हें मेल कर दूंगी और वे मेरे लिए उन्हें धो देंगे। और उन्होंने डाक के लिए भी भुगतान किया। मैंने सोचा मुझे पैसे मिलेंगे, मुफ्त कपड़े और मोजे, और कोई मेरे लिए उन्हें धोएगा, इसलिए मुझे उन्हें खुद भी नहीं धोना पड़ेगा। तो मैं सहमत हो गया। हे मालिक, भविष्य में मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। आपको मेरे लिए नाश्ता खरीदने की जरूरत नहीं है। हर बार आप मेरे लिए केवल एक बड़ा गोमांस बन खरीदते हैं जो वास्तव में बहुत कंजूस है। आर्यन बस अवाक था। अस्तित्व में ऐसे अजीब लोग कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा हर्षिता ने जो कहा उससे काफी कुछ थे। वह वास्तव में आश्वस्त था, हालांकि वह हर्षिता के बारे में ज्यादा परवाह नहीं कर सकता था। उसने केवल उदासीनता से कहा, ऐसी बकवास के साथ गड़बड़ करना जारी न रखें, तुम एक तारा जीव हो, तुम्हें अपनी मुख्य भूमिका साधना पर ध्यान देना चाहिए। ये कहने के बाद वह ऊपर चला गया। हर्षिता ने उसके पीछे अपनी आंखें घुमाईं। एक तारा जीव की मुख्य भूमिका लोगों को खाना है। क्या तुमने मुझे ऐसा करने दिया? मैं अब खुद का समर्थन करने के लिए अपना पैसा कमा रही हूँ। फिर भी तुम अभी भी यहाँ बड़बड़ा रहे हो। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी क्योंकि तुम मालिक हो। अगर तुम मुझे नाराज करते हो तो मैं हर दिन तुम्हारे चाय के कप में तुम्हारे पहने हुए मोजे डाल दूंगी। ... अगली सुबह आर्यन हमेशा की तरह काम पर गया और मूल्यांकन में भाग लिया। मूल्यांकन को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग साहित्यिक परीक्षण था। साहित्यिक परीक्षण केवल 1 घंटे लंबा था और इसने पुस्तकालय के काम की अपनी समझ का परीक्षण किया। कभी कभी कुछ मुश्किल और अजीब सवाल जोड़े जाएंगे। उनमें से एक था, यदि आपको पुस्तकालय में सार्वजनिक नैतिक व्यवस्था के खिलाफ कुछ करते हुए पुरुष और महिला पाठक मिले तो आप क्या करेंगे? ए. झांको। बी. सहयोगियों को और झांको। सी. तस्वीरें लें और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट करें। डी. शामिल हो जाओ। यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आप एक बड़ी गलतफहमी में पड़ जाएंगे। सबसे पहले सभी उत्तर गलत होने चाहिए। कुछ लोग, क्योंकि वे जवाब देना नहीं जानते हैं और सवाल के स्कोर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक जंगली अनुमान लगाएंगे। यदि ऐसा था तो उस सवाल को निश्चित रूप से स्कोर नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सवाल वास्तव में सही और गलत का न्याय करने की हर किसी की क्षमता का परीक्षण कर रहा था। यदि यह पूरी तरह से स्कोर के लिए था और उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक को चुना तो उनकी जिम्मेदारी की भावना पर गंभीरता से संदेह किया जाएगा। केवल वे जिन्होंने नहीं चुना वे स्कोर करेंगे। उत्तर कार्ड एक मशीन स्कोर था, इसलिए कोई सीधे उत्तर कार्ड में फेंक सकता था और मौके पर स्कोर प्राप्त कर सकता था। बिना किसी संदेह के आर्यन का स्कोर 10वें स्थान पर था। मूल रूप से वह पहले स्थान पर हो सकता था, लेकिन पहले होना बहुत आकर्षक था। दूसरों द्वारा बहुत अधिक ध्यान दिया जाना आर्यन की जीवन शैली के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए जब उसने हर किसी के परीक्षण पत्रों को स्कैन करने के लिए सप्तर्षि महारहस्य का उपयोग किया तो उसने सीधे कुछ सही उत्तरों को पार कर लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी रैंकिंग 10वें स्थान पर हो सकती है। वह परिणाम सिद्धांत परीक्षा में मूल रूप से एक समस्या नहीं थी। अगला मुकाबला परीक्षा थी। यह एक प्रतियोगिता या एक लड़ाई नहीं थी। वे सभी सहयोगी थे और दूसरों को चोट पहुंचाने से डरते थे। इसलिए जब तक उसने अपनी साधना का परीक्षण किया तब तक ये ठीक था। आर्यन ने अपनी साधना को होटियन 3रे ग्रेड तक दबा दिया। कोई अधिक नहीं, कोई कम नहीं। उस साधना और सिद्धांत परीक्षा के परिणाम के अनुसार उसके रहने का मौका 99.999% था। उसे शेष 0.0001% की परवाह नहीं थी। अगर वास्तव में वह 0.0001 था तो लॉटरी जीतने की उसकी छोटी संभावना का मतलब था कि यहाँ तक कि स्वर्ग भी उसे नहीं रहना चाहता था।
हालांकि वास्तविकता ने साबित कर दिया कि आर्यन का विश्लेषण बहुत सही था। पूरे पुस्तकालय में केवल 1/3 लोग जो छंटनी किए गए थे वे बचे थे। वह बस अंत में चौथे स्थान पर था। भले ही वह परीक्षा पास कर सकता था, ये लोगों को बहुत ज्यादा अनुमान लगाने का कारण नहीं बनेगा। आर्यन को क्या उम्मीद नहीं थी कि जिसने 10 से 20 साल तक काम किया था, श्रीमती गुप्ता वास्तव में विफल रही थी और उसे किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा रहा था। उसकी अस्त्रविद्या ताकत होर्टियन चौथी ग्रेड थी और यह उस हद तक नहीं होनी चाहिए कि वह सिद्धांत परीक्षा में सवालों का जवाब देना नहीं जानती थी। हालांकि उसे अभी भी खारिज कर दिया गया था। उस पर वास्तव में आर्यन को आश्चर्य हुआ। बधाई आर्यन, तुम वास्तव में एक अंधेरे घोड़े हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम परीक्षा पास कर सकते हो। आर्यन ने उदासीनता से जवाब दिया। धन्यवाद। हालांकि श्रीमती गुप्ता के परिणाम काफी खेदजनक हैं। श्रीमती गुप्ता मुस्कुराए। सिद्धांत परीक्षा के दौरान मैंने जानबूझकर अच्छा नहीं किया। मैं शादी करने वाली हूँ, इसलिए मैं अब आपके बच्चों के साथ लड़ना नहीं चाहती। मैंने पहले ही अध्यक्ष के साथ इस पर चर्चा की है और उससे अपने भविष्य के पति की इकाई में मुझे स्थानांतरित करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग करने के लिए कहा है। भविष्य में हम एक दूसरे को फिर से देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। तो मैं आप दोनों को एक साथ बूढ़ा होने की कामना करता हूँ। तुम्हारे दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। मैं स्थानांतरण प्रक्रियाओं को संभालने जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। पुस्तकालय के विस्तार के बाद मुझे डर है कि यह अब जितना आसान नहीं होगा। ठीक है। दोनों के विदाई के बाद आर्यन रहने पीछे की प्रक्रियाओं को संभालने गया। उसकी नौकरी नहीं बदली। भले ही क्या हो, वह अभी भी पुस्तकालय में एक बूढ़ा आदमी था। इसके अलावा सिद्धांत परीक्षा में उसका स्कोर अपेक्षाकृत अच्छा था, इसलिए ओजस ने उसके लिए अपनी स्थिति आरक्षित कर दी। कई अन्य लोग प्रभारी होने से एक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद तक गिर गए थे। उन व्यवस्थाओं के बाद केवल एक चीज जो बची थी, वह पुस्तकालय का विस्तार था। भले ही उस दुनिया में इमारतों का निर्माण बहुत तेजी से किया गया था, फिर भी एक बड़े पुस्तकालय का विस्तार करने में काफी समय लगा। इसलिए आर्यन ने लगभग 1 सप्ताह की छुट्टी प्राप्त की। बहुत परेशान करने वाला। आर्यन को छुट्टियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। छुट्टियों की तुलना में उसे पढ़ना पसंद था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह वह अपनी साधना को तेजी से बढ़ा सकता था। चूंकि यह एक छुट्टी थी, वह केवल घर पर रह सकता था। उस अवधि के दौरान आर्यन ने देखा कि कई कंपनियों का विस्तार हुआ था और मजबूत श्रेणी स्थापित किए गए थे। जनकपुर शहर के उपनगरों में कुछ नए समुदाय और कंपनियां स्थापित होना शुरू हो गए थे। आर्यन के घर के बगल में भी निर्माण कंपनियां थीं जिन्होंने घर बनाने के लिए भूमि को घेरना शुरू कर दिया था। ऐसा लगता था कि यह सिर्फ पुस्तकालय का विस्तार नहीं था, पूरे जनकपुर शहर को विस्तार में भाग लेना था। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए ये समझ में आता था। पुस्तकालय एक शहर की नींव था। पुस्तकालय का पैमाना भी शहर के आकार के अनुसार बनाया गया था। चूंकि पुस्तकालय का विस्तार किया गया था, इसलिए शहर निश्चित रूप से विस्तार करेगा। हालांकि आर्यन को उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शहर का विस्तार केवल आवास की कीमतों में वृद्धि करेगा। जिस चीज में उसे दिलचस्पी थी वह थी कि पुस्तकालय किस तरह की अच्छी किताबें लाएगा। पुस्तकालय खुलने से पहले आर्यन कुछ छोटे किताबों की दुकानों में गया जिन्हें भुगतान की आवश्यकता थी। उसने पहले किताबें पढ़ी, कुछ और बुनियादी साधना तकनीकों को रिकॉर्ड किया और फिर नए को संश्लेषित करने की तैयारी की। छोटे किताबों की दुकानें स्वाभाविक रूप से पुस्तकालय की भंडारण क्षमता से तुलना नहीं कर सकती थीं, लेकिन छोटे किताबों की दुकानों के भी अपने फायदे थे, जैसे उच्च अंत सैलून और छोटी सड़क किनारे शैम्पू की दुकानें। हालांकि उनके मानक बहुत दूर थे, कौन गारंटी दे सकता था कि वे शैम्पू की दुकान में कुछ आश्चर्य नहीं पाएंगे। हालांकि उच्च अंत सैलून में एबालोन गाय के बालों की तरह कई थे, जबकि छोटे शैम्पू की दुकान में स्केल्प्स। जनकपुर शहर के विस्तार का असली उद्देश्य मानव जाति का भाग्य। ये पहली बार था जब आर्यन ने उस शब्द को देखा था। अपने पिछले जीवन की समझ के अनुसार आर्यन ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करेगा। ये बस एक सामंती अंधविश्वास था। हालांकि इस दुनिया में जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था, आर्यन को विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अफवाहों के अनुसार चाहे वह इंसान हो या तारा जीव, जब तक एक जाति का गठन किया गया था, तब तक अंधेरे में उनकी रक्षा करने वाली एक रहस्यमय शक्ति निश्चित रूप से होगी। वह शक्ति सामान्य रूप से प्रकट नहीं होगी। ये केवल तभी प्रकट होगा जब जाति एक कठिन स्थिति में होगी। इसके अलावा जिस तरह से यह प्रकट हुआ वह भौतिक नहीं था। ये केवल पूरी जाति की मदद करने के लिए एक बेहद विशेष विधि का उपयोग कर रहा था। एक जाति की अगरबत्ती जितनी मजबूत होगी, उतनी ही मजबूत किस्मत दिखाई देगी। उनकी अगरबत्ती जितनी कमजोर होगी, उनकी किस्मत उतनी ही कमजोर हो जाएगी। मानव जाति की किस्मत जिस तरह से प्रकट होगी, वह मानव जाति को एक सम्राट बनाने में मदद करना था। जिन लोगों के पास एक सम्राट का रक्तरेखा था, वे अपनी ताकत में बहुत वृद्धि करेंगे और उनकी उन्नति की गति बिजली की तरह तेज होगी।
पूरी जाति भी उन्हें पोषण देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। वे एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व बन जाएंगे, और जब मानव जाति खतरे का सामना कर रही थी, तो वे कहीं से भी बाहर निकलेंगे और एक ही झटके में खतरे को नष्ट कर देंगे। महान आर्यन का पैतृक अजगर, उदाहरण के लिए, ने 9 प्रांतों को एकजुट किया था और इसके भीतर संघर्ष को हल किया था। उसने 9 प्रांतों के अस्त्र विद्या विशेषज्ञों को इकट्ठा किया और तारा जीवों को जमीन से बाहर निकाल दिया, 9 प्रांतों के ऊपर अंतरिक्ष युद्ध क्षेत्र की स्थापना की। इससे पहले कि वह प्रकट होता, हालांकि मानव जाति के पास भी एक सम्राट था, लड़ाई हमेशा जमीन पर की जाती थी। मानव योद्धाओं और तारा जीवों के बीच की लड़ाई बेहद दुखद थी, जिसमें अनगिनत मौतें और चोटें थीं। उसके बाद तारा जीवों को अंतरिक्ष युद्ध क्षेत्र में अवरुद्ध कर दिया गया था, और मानव जाति बड़े कदम आगे बढ़ाने में सक्षम थी, अपेक्षाकृत स्थिर जीवन में जल्दी से प्रजनन कर रही थी। उसके बाद पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया में कभी कोई सम्राट नहीं था। सम्राट को पहले खोजा गया था, फिर संरक्षित किया गया था, और फिर साधना करना शुरू कर दिया, अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाया, मानव जाति के लिए शक्तिशाली तारा जीवों के खिलाफ लड़ना। उस पर आर्यन ने अचानक जनकपुर शहर के विस्तार के बारे में सोचा। पशु आपदा आने वाली थी। इसके अलावा तारा जीव संत दूत से उसे मिली जानकारी के अनुसार तारा जीवों ने पहले ही पिछली पशु आपदा के लिए योजना बनाई थी। जब अगली पशु आपदा आती है, तो एक उच्च संभावना थी कि यह हाल ही में पशु आपदाओं में से सबसे मजबूत होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि मानव जाति को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा? इसे मानव जाति के लिए एक बड़ा संकट भी माना जा सकता है ना? चूंकि यह मानव जाति के लिए एक बड़ा संकट था, तो ये बहुत संभावना थी कि एक सम्राट होगा। इसलिए यदि ऐसा था, तो क्या जनकपुर शहर का विस्तार यह हो सकता है कि 9 प्रांतों का गठबंधन अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता था और अस्त्र विद्या विशेषज्ञों को इकट्ठा करना चाहता था, ताकि वे एक सम्राट पर ध्यान दे सकें और चुन सकें? ये ज्ञात होना चाहिए कि शहर का विस्तार सिर्फ जनकपुर शहर नहीं था, कई अन्य शहर थे। कई छोटे शहरों को एक बड़े शहर में विलय करके उस व्यक्ति को ढूंढना आसान था जिसे सम्राट की रक्तरेखा होने के लिए भाग्य द्वारा चुना गया था। दुर्भाग्य से पुस्तक में उस तरह के व्यक्ति के बहुत विस्तृत विवरण नहीं थे। इसने केवल इतना कहा कि दूसरे पक्ष को सम्मानपूर्वक पवित्र पुत्र या पवित्र कन्या कहा जाएगा। दूसरे, उसकी प्रतिभा बेहद उत्कृष्ट थी। जब वह बहुत छोटा था, तो उसके पास एक बेहद भयानक विकास दर होगी। वह गति कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना साधारण मानव प्रतिभाएं नहीं, यहाँ तक कि शीर्ष स्तर के मानव प्रतिभाएं भी नहीं कर सकते थे। उसके अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं थी जिसे वह गहरा समझना चाहता था। वह कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिरकार यह एक छोटी किताबों की दुकान से एक किताब थी, इसलिए जानकारी का अधूरा होना सामान्य था। आर्यन केवल भविष्य में पुस्तकालय में लौटने तक इंतजार कर सकता था ताकि वह इस क्षेत्र में जानकारी के लिए सावधानीपूर्वक खोज कर सके। उसे इसमें थोड़ा दिलचस्पी थी। वह व्यक्ति संभवतः मैं नहीं हो सकता, है ना? हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि उसकी साधना की गति बहुत तेज थी, ये कुछ हद तक हास्यास्पद रूप से तेज थी। पवित्र पुत्रों और कन्याओं को सभी को भारी मात्रा में संसाधनों के साथ पाया और पोषित किया गया था, तभी वे तेजी से सुधार करने में सक्षम होंगे। वह किसी पर भरोसा नहीं करता था, फिर भी वह पहले से ही बहुत मजबूत था। इसका मतलब ये था कि सम्राट कोई और भी हो सकता है। चूंकि ऐसा था, जब वह युवा प्रतिभाओं का सामना करता था जो बहुत जल्दी साधना करते थे, तो वह पहले उन पर ध्यान देगा। उन्हें पहले से दोस्ती करें। शाम को आर्यन ने पढ़ने और सड़क पर ब्रिज क्रॉसिंग चावल नूडल्स का एक हिस्सा खाने के बाद वह घर जाने और सोने की तैयारी करने के लिए तैयार था। उस समय उसका फोन अचानक बज गया। कॉलर आईडी ने दिखाया कि यह ओजस थी। अध्यक्ष ओजस, क्या बात है? आर्यन, क्या तुम्हारे पास अब समय है? नहीं, मैं व्यस्त हूँ। एक ठहराव के बाद आर्यन ने एक और वाक्य जोड़ा, बहुत व्यस्त? क्या ऐसा है? ये वास्तव में परेशानी भरा है। मैं जनकपुर शहर होटल में कुछ महत्वपूर्ण मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए एक भोज आयोजित करने जा रही हूँ। मुझे कुछ सहायकों की जरूरत है, इसलिए मैं केवल किसी और की तलाश कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक और है। वह तुम्हारा एक पुराना परिचित है। वह गुरु धर्मपाल। तो मैं एक यात्रा करूंगा। मैं काम पूरा होने के बाद व्यस्त हो जाऊंगा। आखिरकार व्यवसाय महत्वपूर्ण है। आर्यन कुछ भी स्वादिष्ट खाना नहीं चाहता था। मुख्य कारण ये था कि धर्मपाल यहाँ था। चूंकि उसका अच्छा दोस्त यहाँ था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से जाना और उससे मिलना पड़ा। बहुत जल्द वह जनकपुर शहर के भव्य होटल में पहुंचा। ये जनकपुर शहर के 5 सितारा होटलों में से एक था। अंदर के हुनान और सिचुआन व्यंजन शानदार थे। सबसे सरल मापो टोफू को उदाहरण के लिए लें। दूसरों का मापो टोफू मिर्च के साथ टोफू कहा जाता था। उस परिवार का मापो टोफू वास्तव में मापो टोफू था। मिर्च के साथ कीमा बनाया हुआ मछली सिर भी थे। मिर्च के साथ तला हुआ गोमांस घर। मिर्च के साथ हलचल तला हुआ छोटा मुर्गा। ये स्वादिष्ट और मुंह में पानी लाने वाला था, जिससे लोग लार टपकाते थे।
धर्मपाल एक भिक्षु था। उसने मसालेदार भोजन नहीं खाया, न ही उसने मांस खाया। बाद में उसे अधिक मांस व्यंजन और मसालेदार व्यंजन का आदेश देने के लिए अध्यक्ष को राजी करना पड़ा। वैसे भी धर्मपाल ने केवल सफेद चावल खाए। जब आर्यन जनकपुर शहर होटल में पहुंचा तो अध्यक्ष ओजस पहले से ही प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। उसके अलावा पुस्तकालय से कुछ अन्य सहयोगी थे। कुछ लोग एक साथ आए। ऐसा लगता था कि पुराने भिक्षु धर्मपाल के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मेहमान भी थे। आर्यन सामने आया, उन्हें बधाई दी और फिर अपने सहयोगियों के साथ एक तरफ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद कुछ छोटी यात्री कारें जनकपुर शहर होटल के प्रवेश द्वार पर रुक गईं। छोटी यात्री कारों के आगमन को देखकर अध्यक्ष ओजस तुरंत उनका स्वागत करने के लिए ऊपर गई। अन्य सहयोगी भी पीछा करते थे, इसलिए आर्यन स्वाभाविक रूप से आगे भी गया। वह उनका पीछा किया और करीब आ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वे कुछ छोटी यात्री कारें कुछ अजीब थीं। हर छोटी यात्री कार एक बेहद शक्तिशाली रक्षात्मक श्रेणी द्वारा संरक्षित थी। इसे पहले अजीब नहीं माना गया था, क्योंकि भले ही यह अन्य छोटी यात्री कारें थीं, कभी कभी भले ही यह उच्च दर्जा वाले किसी व्यक्ति को दिया गया था, वे भी एक रक्षात्मक श्रेणी स्थापित करेंगे और खुद को बचाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। क्या वास्तव में आर्यन को अजीब महसूस हुआ कि कार में लोग सभी शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या अकादमी से थे और वे सभी अस्त्र विद्या विशेषज्ञ थे। उनकी साधना मूल रूप से महागुरुओं से ऊपर थी। उनमें से कुछ महान महागुरु थे जिनमें धर्मपाल भी शामिल था। उनमें से वास्तव में एक दिव्य महागुरु था। दिव्य पंथ में आधा पैर के साथ वे कभी भी और कहीं भी दिव्य पंथ में आगे बढ़ सकते थे। वह लाइनअप थोड़ा शानदार था। इस तरह के एक शानदार लाइनअप के साथ क्या अभी भी एक रक्षात्मक श्रेणी स्थापित करने की आवश्यकता थी? अजीब, बिल्कुल अजीब। वह मामला सरल नहीं था। आर्यन ने सप्तर्षि महारहस्य को सक्रिय किया और हर किसी के साथ साथ कार के अंदरूनी हिस्से को भी स्कैन किया। उसने पाया कि शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या अकादमी से उन अस्त्र विद्या विशेषज्ञों ने सभी भंडारण के छल्ले पहन रखे थे। क्या ये हो सकता है कि जनकपुर शहर पुस्तकालय में किताबें वितरित करने वाले चुप्रांत पुस्तकालय और शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या पुस्तकालय थे? आर्यन की आंखें रोशन हो गईं। अगर ऐसा था तो वह वास्तव में अच्छी खबर थी। शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या पुस्तकालय में सबसे अधिक साधना तकनीक थी। उसने पहले समझा था कि शौर्य मंदिर में कई अस्त्र विद्या विशेषज्ञ थे जो तारकीय युद्ध क्षेत्र में गए थे और तारा जीवों को मार डाला था। उन्होंने बड़ी संख्या में तारा कोर प्राप्त किए और बड़ी संख्या में साधना तकनीक प्राप्त की। इसके कारण ये भी कहा गया था कि दुनिया में सभी अस्त्र विद्या शौर्य मंदिर से आए थे। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने भंडारण की अंगूठी पहनी थी वह सबसे अधिक संभावना थी। उस मामले में वह शायद अधिक भाग्यशाली होगा और अधिक साधना तकनीक पढ़ने में सक्षम होगा। ऐसा कहा जाता था कि शौर्य मंदिर की प्रहार तकनीक, हथेली तकनीक, पैर तकनीक और इस तरह सभी बहुत शक्तिशाली थे। उनमें से कई प्रकार थे और वे दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। हालांकि उस पल में आर्यन के सप्तर्षि महारहस्य ने अचानक छोटी बस के बीच में एक अजीब धातु बॉक्स का पता लगाया जिसमें लघु दिव्य महागुरु बैठा था। वह धातु बॉक्स इन बसों पर रक्षात्मक श्रेणी से भी अधिक शक्तिशाली एक श्रेणी के साथ स्थापित किया गया था। एक शाही श्रेणी। ये वास्तव में एक शाही श्रेणी थी। आर्यन की आंखें थोड़ी हिल गईं। कुछ सील करने के लिए एक शाही श्रेणी का उपयोग करना। अच्छा, स्वर्ग अंदर की चीज शायद एक साधारण चीज नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही इसे पहले से ही शाही श्रेणी द्वारा दबा दिया गया था, आर्यन अभी भी खून की प्यासी आभा का एक निशान महसूस कर सकता था जो धीरे धीरे प्रकट हुआ था। यह एक तारा जीव था। अंदर एक बेहद क्रूर तारा जीव सील था। जनकपुर शहर का विस्तार शुरू होने वाला था। उस समय शौर्य मंदिर ने एक साधना तकनीक भेजी थी। ये स्पष्ट था कि वे एक और आपदा को खत्म नहीं कर सकते थे। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि तारा जीव का उपयोग एल राजा को बदलने के लिए किया गया था। ये जनकपुर शहर को उस गति को बढ़ाने में मदद करना था जिस पर इसने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया था। ये भी एकमात्र तरीका था कि शौर्य मंदिर कार के लिए एक रक्षात्मक श्रेणी स्थापित करेगा और इस तरह के एक शानदार लाइनअप को खत्म कर देगा। बस एक छोटे से पल में आर्यन ने पहले ही शौर्य मंदिर के समूह के कार्यों की गणना कर ली थी। सौभाग्य से यह मूल रूप से एक अच्छी बात थी। बेशक आर्यन एक मूर्ख नहीं था। उसके दिल में कुछ आत्मविश्वास था। ये सबसे अधिक संभावना थी क्योंकि एल राजा के खिलाफ उसने जो ताकत दिखाई थी उसने मध्य प्रांत और 9 प्रांतों को आत्मविश्वास दिया था। यही कारण था कि अग्र, चू और मध्य प्रांतों ने जनकपुर शहर का विस्तार करने का फैसला किया था। इसका कारण ये था कि वह अद्वितीय दिव्य महागुरु जनकपुर शहर में था। ये भी अच्छा था। वे जनकपुर शहर को विकसित करने के लिए उसका उपयोग करना चाहते थे। वह अधिक किताबें पढ़ने, अधिक साधना तकनीकों को परिष्कृत करने और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए भी अवसर ले सकता था। अध्यक्ष ओजस जल्दी से ऊपर चला गया और दूसरे पक्ष के साथ विनम्रता से संवाद किया। पुराना भिक्षु धर्मपाल मुख्य चरित्र नहीं था। लघु दिव्य महागुरु शौर्य मंदिर का नेता था, इसलिए अध्यक्ष ओजस ने मुख्य रूप से उससे बात की।
धर्मपाल ने आर्यन के पक्ष में चलने और उसे बधाई देने का अवसर लिया। अमिताभ, श्री आर्यन, हम दोनों फिर से मिलते हैं। मैंने पहले कहा है, तुम मेरे बुद्ध के साथ भाग्य के लिए नियत हो। आप इसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम अभी भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हा 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 हा। पुराना भिक्षु धर्मपाल जोर से हंसा। उसके पास एक आसान जाने वाला व्यक्तित्व था। हालांकि वह बहुत बूढ़ा था, वह आर्यन के साथ मस्ती करने में सक्षम था। शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या अकादमी से अन्य अस्त्र विद्या विशेषज्ञों ने भी उन दोनों पर ध्यान दिया, खासकर उस लघु दिव्य महागुरु पर। उसने आर्यन पर एक नजर डाली और उसकी आंखों ने कुछ आश्चर्य का खुलासा किया। अजीब, उस बच्चे ने उसे एक एहसास क्यों दिया कि वह उसके माध्यम से नहीं देख सकता था। पहली नजर में कुछ लगता था, हालांकि दूसरी नजर में कुछ भी नहीं लगता था। वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसने 100 से अधिक वर्षों तक साधना की थी और पहले से ही एक लघु दिव्य महागुरु था। पूरी दुनिया में बहुत कम लोग साधना के उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे, भले ही उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया हो। वह सिर्फ एक बच्चा था। उसके बारे में क्या खास हो सकता है? वह संभवतः दिव्य पंथ का एक अस्त्र विद्या विशेषज्ञ नहीं हो सकता है ना? वह बहुत हास्यास्पद होगा। उस दुनिया में कोई रास्ता नहीं था कि अस्त्र विद्या विशेषज्ञ जो 100 साल के भीतर दिव्य पंथ तक पहुंच सकते हैं, वे उस बच्चे से हीन होंगे, है ना? अपना सिर हिलाते हुए वह आगे चला गया। धर्मपाल, यह अच्छी स्वभाव वाला युवा है जिसके बारे में तुमने बात की थी। धर्मपाल ने सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ उनका परिचय दिया। ज्ञान प्रकाश, यह आर्यन है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इस बच्चे का एक अच्छा स्वभाव है और मेरे पंथ में प्रवेश करने के लिए बहुत उपयुक्त है। थोड़ा फूडी होने के अलावा उसकी कोई अन्य लालच नहीं है। ज्ञान प्रकाश ने सिर हिलाया। आजकल बौद्ध अब भूख से डरते नहीं हैं और इसे एक दोष नहीं माना जाता है। बौद्ध धर्म के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बात भाग्य शब्द है। धर्मपाल को तुम पर एक फैंसी लेने के लिए यह माना जा सकता है कि तुम दोनों भाग्यवान हो। क्या तुम मेरे शौर्य मंदिर में शामिल होने पर विचार कर सकते हो? आर्यन दंग रह गया था। क्या सभी बौद्ध लोगों की भर्ती करने में इतने जिद्दी थे? उसने सिर हिलाया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद गुरु। मेरे पास ऐसा करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। ज्ञान प्रकाश ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि अगर एक दिन तुम अपना मन बदलते हो तो हम बौद्ध हमेशा तुम्हारा स्वागत करने के लिए अपने दरवाजे खोल देंगे। धन्यवाद। ओजस चली गई और कुछ अफसोस के साथ आर्यन को देखा। फिर उसने कहा, गुरु ज्ञान प्रकाश, मैंने पहले ही एक भोज तैयार कर लिया है। कृपया अंदर आएं। ज्ञान प्रकाश ने सिर हिलाया और हर कोई जल्दी से होटल में प्रवेश कर गया। आर्यन हर किसी के साथ शामिल नहीं होना चाहता था और पीछे चला गया। हालांकि उस पल उसने अचानक महसूस किया कि उसके पीछे कुछ अजीब था। वह मुड़ गया और एक नजर डाली। हवा में एक बेहोश और अश्रव्य हत्या का इरादा था। सील के भीतर हत्या का इरादा फैल गया। हालांकि यह अभी भी सील को तोड़ने से बहुत दूर था। आर्यन ने इसे स्कैन किया और पाया कि दूसरे पक्ष की साधना एक सिद्धि अवस्था 7वें ग्रेड दिव्य महागुरु की साधना के आसपास होनी चाहिए। पहली नजर में वह साधना बहुत मजबूत नहीं लगती थी। हालांकि वास्तविकता में आर्यन महसूस कर सकता था कि आभा पूरी नहीं थी। दूसरे शब्दों में यह एल राजा के समान था। यह एक तारा जीव था जिसे विभाजित किया गया था। एल राजा को विभाजित करने के बाद उसके अवतार की साधना केवल एक महान महागुरु की थी। वह क्लोन खुद एक दिव्य महागुरु था। उसकी सच्ची साधना कितनी मजबूत थी। ऐसा लगता है कि यह एक और क्रूर चरित्र था। यह उम्मीद की जानी थी क्योंकि वह दुनिया अभी भी बहुत खतरनाक थी। उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसने भविष्य में हर दिन 1 और घंटे की किताबें पढ़ने का फैसला किया था। नहीं, 2 घंटे। उसके बाद आर्यन हर किसी के पीछे चला गया और होटल में चला गया। केवल 2 महान पंथ अस्त्र विद्या विशेषज्ञ बाहर बचे थे, कुछ कारों की रखवाली कर रहे थे। जब सब कुछ शांत था तो एक कमजोर और बुरा विचार धीरे धीरे सील किए गए धातु बॉक्स से बाहर निकल गया। मूर्ख इंसान, तुम वास्तव में मेरे एक हिस्से को काटते हो और मुझे शौर्य मंदिर से बाहर ले आते हो। तुम मुझे इस शहर का मुख्य केंद्र बनना चाहते हो और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना चाहते हो। कितना हास्यास्पद है। एक छोटा सा शहर मेरे मुख्य केंद्र होने के योग्य है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि कोई दिव्य महागुरु नहीं है, भले ही दिव्य पंथ अस्त्र विद्या विशेषज्ञ हो, मुझे डरने के लिए क्या है। हालांकि मेरे लिए मानव सील से बाहर निकलने का यह एक अच्छा अवसर भी है। दर्द महसूस करो, नीच इंसान। अगले पल में वह विचार अचानक महान महागुरु भिक्षुओं में से एक के शरीर में बढ़ गया। महान महागुरु का शरीर थोड़ा कांप गया और उसका चेहरा मुड़ना शुरू हो गया। हालांकि वह जल्दी से सामान्य हो गया। फिर भी उसके होठों पर बुरी मुस्कान और उसकी पुतलियों में खून की प्यासी बुरी आभा ने संकेत दिया कि वह अब एक शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या विशेषज्ञ नहीं था। अपनी आंख के कोने से उसने दूसरी तरफ शौर्य मंदिर महागुरु पर एक नजर डाली।
उसके हथेली में एक आभा इकट्ठा होना शुरू हो गया। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी की धारणा बहुत तेज थी। जिस पल उसने हमला किया, दूसरे ने कुछ महसूस किया और तुरंत उसकी तरफ देखा। ज्ञानेंद्र, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा नियंत्रण से बाहर क्यों है? ज्ञानेंद्र की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने तुरंत अपनी हथेली में आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस ले लिया। मैं ठीक हूँ। यह शायद इसलिए है क्योंकि मैं जल्द ही उन्नति करने वाला हूँ। मेरे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। एक और महान महागुरु ने एक ईर्ष्यापूर्ण अभिव्यक्ति का खुलासा किया। तुमसे उम्मीद के मुताबिक उस समय मुझे सिद्धि अवस्था 5वें ग्रेड में उन्नति करने में बहुत लंबा समय लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सिद्धि अवस्था 4थे ग्रेड में प्रवेश करने के बाद इतनी जल्दी फिर से उन्नति करोगे। वरिष्ठ, तुम मेरी चापलूसी करते हो। ये सब गुरुओं की अच्छी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद है। ओह हाँ वरिष्ठ, तुम पहले खाने क्यों नहीं जाते? मैं यहाँ सब कुछ का ख्याल रखूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। खाना सिर्फ शिष्टाचार की बात है। हमारे महागुरु रैंक पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आधे साल तक नहीं खाते हैं। अगर तुम खाना चाहते हो तो तुम अंदर जा सकते हो। मैं यहाँ सब कुछ का ख्याल रखूंगा। ठीक है, तो मैं किसी भी तारा जीव या पशुमानव को परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए चारों ओर एक नजर डालूंगा। वह भी अच्छा है। अपना ख्याल रखें। हाँ, ज्ञानेंद्र ने जवाब दिया और जल्दी से मौके से गायब हो गया। इस साथी की साधना थोड़ी अधिक है। महान महागुरु जिसे मैंने आक्रमण किया है वह केवल सिद्धि अवस्था 4थे ग्रेड पर है, उससे एक स्तर कम है। इसके अलावा मैंने अभी अभी उसकी आत्मा पर आक्रमण किया है, इसलिए मैंने इसे अभी तक पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया है। अगर उसे बाहरी ताकतों द्वारा परेशान किया गया था तो मेरे मानसिक ऊर्जा को दबाने के लिए उसके लिए बहुत आसान होगा। फिर मेरी योजना विफल हो जाएगी। मैं बेहतर तरीके से उसकी आत्मा को जल्दी से खाऊंगा और नियंत्रित करूंगा। इस तरह जब वे मुझे सील करते हैं और मुझे जनकपुर शहर में भूमिगत भेजते हैं तो मैं हमला करने का अवसर लूंगा। मैं निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित प्रभाव पैदा करने में सक्षम होऊंगा। ... दूसरी तरफ पुस्तकालय के प्रतिनिधियों और शौर्य मंदिर के समूह ने अपना रात का खाना खाने के बाद लघु दिव्य महागुरु ज्ञान प्रकाश और अध्यक्ष ओजस ने एक अलग कमरा खोला। वे शायद कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे। अन्य पुस्तकालय कर्मचारी अन्य शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या विशेषज्ञों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार थे। आर्यन स्वाभाविक रूप से अपने पुराने परिचित धर्मपाल के लिए जिम्मेदार था। वे दोनों खिड़की के खिलाफ झुके हुए थे और होटल के बाहर के दृश्यों को देखा। धर्मपाल ने एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा, श्री आर्यन, मुझे डर है कि तुमने आज खुशी से नहीं खाया। आर्यन सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन वह अपने दिल में बहुत अवाक था। वास्तव में जब वह होटल के प्रवेश द्वार पर था और उसने सुना कि लघु दिव्य महागुरु ज्ञान प्रकाश ने कहा कि बौद्ध पंथ ने अब अपनी भूख को वापस नहीं लिया, तो उसने पहले ही कुछ स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तविकता में इतने क्रूर थे। आजकल भिक्षुओं ने न केवल मांस खाया बल्कि उन्होंने एबालोन, झींगा और सूरज के नीचे सब कुछ भी खाया। नियमों और विनियमों का क्या हुआ? हालांकि इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए बौद्ध पंथ ने अतीत में विकसित नहीं किया था क्योंकि ये नियम बहुत जटिल थे। यदि आपने कहा कि आप एक स्पष्ट दिमाग के साथ साधना कर सकते हैं और लोगों को मांस खाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, तो कई लोग इसे सहन करने में सक्षम नहीं होंगे। उनके शरीर को प्रोटीन की जरूरत थी। हर कोई धर्म की तरह नहीं हो सकता है और एक तपस्वी भिक्षु बन सकता है। अब उन्हें मांस खाने की अनुमति थी। ऐसा कहा जाता था कि उन्हें शादी करने और एक साथी खोजने की भी अनुमति थी, इसलिए कई लोग एक भिक्षु बनना चाहते थे। अगर यह 9 प्रांतों के नियमों के लिए नहीं था, जिसमें एक भिक्षु बनने के लिए एक उच्च डिप्लोमा की आवश्यकता थी और स्वीकार किए जाने के लिए एक परीक्षा की भी आवश्यकता थी, तो यह अनुमान लगाया गया था कि शौर्य मंदिर के शिष्य दुनिया की अस्त्र विद्या के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। लाभ अच्छे थे और उपचार उच्च था। वे मूल रूप से वही कर सकते थे जो साधारण लोग कर सकते थे। उनके लिए अच्छी तरह से विकसित नहीं होना असंभव था। आर्यन ने नीचे काफिले को देखा और शांति से कहा, ओह हाँ, क्या तुम्हारे शौर्य मंदिर के साथी इस बार किताबें देने आए थे? धर्मपाल ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने कुछ किताबें भेजी। वे सभी मेरे शौर्य मंदिर के शिष्यों द्वारा कॉपी किए गए थे और वे बहुत अच्छी साधना तकनीक हैं। इसके अलावा मैं भी जनकपुर शहर अस्त्र विद्या अकादमी में कुछ समय के लिए काम करूंगा। जनकपुर शहर अस्त्र विद्या अकादमी एक अलग संकाय खोलेगी और इसे हमारे शौर्य मंदिर शाखा को देगी। हमारा शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या पढ़ाने के प्रभारी हो।